सर मेरी स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है। यस मैम, विजिबल है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब सर ने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो ओके, गुड इवनिंग। तो आज हम हमारा सेशन कंटिन्यू करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। तो हमने लास्ट क्लास यूनिट 2 ही डिस्कस कर रहे थे, तो यूनिट 2 का ही डिस्कशन आज भी चलेगा। आज हम कोशिश करते हैं 2 टॉपिक्स करने की यूनिट 2 के, और वो हैं एक तो एसटीपी एनालिटिक्स, सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजीशनिंग एनालिटिक्स, और एक मार्केटिंग मिक्स एनालिटिक्स। तो कोशिश करते हैं दोनों कर ले। लास्ट क्लास में जहां हमने यूनिट 2 क्लोज किया था वहां पे था वो प्राइसिंग एनालिटिक्स। तो हमने प्राइसिंग से पहले प्रोडक्ट एनालिटिक्स की बात करी थी, और ये फिर पूरा प्राइसिंग एनालिटिक्स डेप्थ में डिटेल में किया था। ऑप्टिमाइजेशन, लीनियर, नॉन लीनियर, फिर डिस्काउंटेड स्ट्रैटेजी, मार्कअप स्ट्रैटेजी, प्राइस स्किमिंग, मार्कडाउन, रेवेन्यू मैनेजमेंट, और उसके कुछ रियल एप्लीकेशंस। तो लास्ट क्लास में हमने प्राइसिंग एनालिटिक्स पूरा कंप्लीट कर लिया था, प्रोडक्ट कंप्लीट करके फिर प्राइसिंग शुरू किया था। आज हम ये दोनों कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, एसटीपी एनालिटिक्स एज वेल एज मार्केटिंग मिक्स एनालिटिक्स। तो एसटीपी एनालिटिक्स, अब सबसे पहले अगर हम एसटीपी को समझना चाहते हैं तो हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए दो टर्म्स के बीच में। बहुत कैजुअली हम ये दोनों टर्म्स यूज करते हैं, एक होता है टारगेट ऑडियंस और एक होता है टारगेट मार्केट। और ये हम ऐसे ही बोलते हैं कि मार्केटर्स जब भी मार्केट में जाते हैं तो वो अपनी टारगेट ऑडियंस को कैटर करने के लिए जाते हैं, टारगेट मार्केट के लिए जाते हैं। बट अगर हम बहुत ज्यादा नैरो स्पेसिफिक्स में जाएं, मतलब नैरो स्पेसिफिक्स इन द सेंस, मतलब क्योंकि हम मार्केटिंग एनालिटिक्स कर रहे हैं, हम सिंपल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, हम एनालिटिक्स डेटा का सहारा ले रहे हैं। तो इसलिए डेटा के सहारा में वो कहते हैं दैट व्हाई नॉट यू डू अ डिफरेंशिएशन, कि आप अपनी ऑडियंस एंड मार्केट को भी डिफरेंट करो। टारगेट ऑडियंस क्या होता है, टारगेट मार्केट क्या होता है। सो अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें तो टारगेट ऑडियंसेस एक स्पेसिफिक ग्रुप या वेल डिफाइंड ग्रुप जिसको बिजनेस एक्चुअली में रीच आउट करता है। सो इट इज द ऑडियंस जिसको आप सच में रीच आउट कर रहे हो। लाइक अगर आपने कोई एग्जांपल दे रही हूँ, अब अगर आपने कोई किड्स की मूवी बनाई है, लाइक ओ माय फ्रेंड गणेशा, एक किड्स मूवी है, बहुत पॉपुलर है, आपका टारगेट ऑडियंस विल बी एवरी काइंड ऑफ अ किड। एज ग्रुप होगा, शायद आपने ये 10 से 15 साल के बच्चों के लिए बनाई, नहीं 5 से 15 साल के बच्चों के लिए बनाई है। तो 5 से 15 साल के जो जो बच्चे हैं और जो जो ओ माय फ्रेंड गणेशा सीरीज को या एक मूवी को भी इंस्टॉलमेंट में देख चुके हैं, मतलब जिसको हम रीच आउट कर चुके हैं, एंगेज कर चुके हैं अपने मार्केटिंग एफर्ट्स के थ्रू, वो हमारा टारगेट ऑडियंस कहलाया जाएगा। सो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि टारगेट ऑडियंस इज अ सबसेट, ये एक स्मॉल सेक्शन है किसका, मेन टारगेट मार्केट का। तो फिर नेक्स्ट डिफरेंस हमारा यही आ जाता है कि टारगेट मार्केट क्या होता है, ये एक एक्सटेंसिव सेगमेंट है, पूरा ग्रुप। तो जब कोई ओ माय फ्रेंड गणेशा जैसी मूवी बना रहा होगा तो वो सिर्फ 10 से 15 साल के बच्चों के लिए मूवी जो बना रहा होगा, वो ये नहीं सोच रहा होगा मैं सिर्फ दिल्ली की ऑडियंस के पास जाऊंगा, या मैं सिर्फ साउथ की ऑडियंस के पास जाऊंगा, या मैं मध्य प्रदेश जाऊंगा, या मैं मुंबई जाऊंगा। वो हर इंडियन बच्चा जो 10 से 15 साल के लिए उसके लिए मूवी बना रहा होगा। सो वो उसका क्या होगा, टारगेट मार्केट, एक्सटेंसिव सेगमेंट जिसके लिए वो उसने प्रोडक्ट बनाया है। अब ये जरूर हो सकता है क्योंकि ओ माय फ्रेंड गणेशा अगर सपोज करो हिंदी में बनी है, लैंग्वेज बैरियर है, तो अगर इंग्लिश में डब नहीं हुई तो हो सकता है उसका टारगेट ऑडियंस सिर्फ नॉर्थ इंडिया का रह जाए, क्योंकि नॉर्थ इंडियंस को जल्दी हिंदी समझ आ जाती है। और अगर इंग्लिश डबिंग नहीं हुई या उस टाइम पे इंग्लिश डबिंग नहीं हुआ करती थी तो साउथ के बच्चों तक वो पहुंची ही नहीं। या फिर आप इसको और भी एग्जांपल ले सकते हो कि मार्केट शायद पूरा इंडिया हो बट ऑडियंस उसकी ज्यादा महाराष्ट्र में हो, क्योंकि महाराष्ट्र में गणपति की वैसे भी बहुत पूजा होती है। सो गणपति जी से उन बच्चों का कनेक्ट थोड़ा ज्यादा हो और बाकी इंडिया लेवल पे, मार्केट लेवल पे उनका कम हो। सो इट इज अ सबसेट ब्रॉडर टारगेट मार्केट के अंदर। सो ये सबसेट ऐसा है जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ कॉमन है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया महाराष्ट्र में बच्चों को अच्छा लगा। महाराष्ट्र में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वहाँ पे गणपति जी के बहुत पूजा होती है, गणेश उत्सव को वहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो दैट्स अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन नीड्स। तभी वो एक ऐसा ग्रुप बन जाता है जिससे वो उस मैसेज के थ्रू या मार्केटिंग को ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं देन द पीपल अदरवाइज। सो ऑडियंस इज जहां आप पहुंचते हो, एंड मार्केट इज जो पूरा एक ग्रुप है। सो एक्सटेंसिव है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस हैं जो हर
एक डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट सोच है। जैसे महाराष्ट्र के बच्चों का एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, बट तमिलनाडु के बच्चे बिल्कुल डिफरेंट होंगे, दिल्ली के बच्चे बिल्कुल डिफरेंट होंगे, एमपी के बच्चे बिल्कुल डिफरेंट होंगे। वहाँ नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, बंगाल साइड, बिहार, बंगाल, असम वगैरह के साइड, तो वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। सो इसीलिए ये थोड़ा-सा ओवर आर्चिंग हो जाता है। ओवर आर्चिंग मतलब आपके एक्सटेंड से थोड़ा-सा पीछे। जैसे आपको इसके लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ता है। तो इसीलिए दिक्कत है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने एक बहुत अच्छे से एक सर्कुलर डायग्राम बनाया हुआ है। दिस इज़ द एंटायर टारगेट मार्केट। अब हो सकता है इस मार्केट में से जिस मार्केट को आप कैटर कर रहे हो या जिस ऑडियंस को आप कैटर कर रहे हो, वो ये पिंक वाले लोग हों, पर्पल वाले लोग हों, येलो वाले लोग हों और बाकियों तक आप नहीं पहुँच पा रहे हो। मे बी बिकॉज़ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, मे बी बिकॉज़ उनके थोड़े से डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, जो शायद आपके प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं है। वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल, जैसे सनस्क्रीन बनती है। सो सनस्क्रीन बनती है तो देयर आर सर्टेन पीपल जिनको ऑयल का बहुत इश्यू रहता है, कि कोई भी क्रीम लगाने से ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो उनकी स्किन शायद ट्रेडिशनली ऑयली है। तो सपोज़ करो इफ दीज़ ग्रीन पीपल, ये जो ग्रीन पीपल है, ये वो लोग हैं जिनकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है। तो जो भी सनस्क्रीन अगर आ रही है और उसमें ऑयल मतलब लगाने के बाद थोड़ा-सा ऑयल प्रोड्यूस होता है। सो ये ग्रीन वाले इज़ योर टारगेट मार्केट का तो पार्ट हैं, बट दे विल नॉट बी योर ऑडियंस बिकॉज़ ये लोग कभी आपकी क्रीम नहीं खरीदेंगे क्योंकि इनको ऑलरेडी वो ऑयलिंग का इश्यू है और आपकी क्रीम लगाने के बाद अगर ऑयल फिर बन रहा है, सो दे वोंट बी बाइंग योर प्रोडक्ट। बट येस, दे आर अ पार्ट ऑफ योर मार्केट। ऑब्वियसली आप जब एडवर्टाइज़मेंट्स वगैरह कर रहे हो, तो आप इस एज ग्रुप को भी कैटर कर रहे हो, इन जेंडर्स को भी कैटर कर रहे हो, इन डेमोग्राफिक्स को भी कैटर कर रहे हो। सो दिस वाज द फर्स्ट इनिशियल थिंग अबाउट टारगेट ऑडियंस, क्योंकि हम एसटीपी कर रहे हैं। एसटीपी इज नथिंग बट, मैंने आज नोटपैड भी खोल लिया था, मैं कहा कुछ लिखना हो तो अच्छा रहता है। तो वी आर गोइंग एसटीपी एनालिसिस विच इज नथिंग बट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। सो यही बेसिकली एसटीपी होता है। तो इसको हम थोड़ा-सा एनालिटिक्स के फॉर्म में, इसको हम थोड़ा-सा डिटेल फॉर्म में देखने की कोशिश करें कि ये क्या होता है, क्या नहीं होता। सो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि हाँ, एसटीपी के अंदर हमें टारगेट ऑडियंस और टारगेट मार्केट का थोड़ा-सा बेसिक समझ आना चाहिए। सो ये फर्स्ट थिंग थी जो डिस्कस करनी थी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज़ फिर हमने अब टारगेट ऑडियंस को जब समझ लिया है, तो कौन से डिफरेंट टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं या एक वाइड रेंज, एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलती है, जिसको हम टारगेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे पास होते हैं एंड मोस्टली आप कुछ जानते भी होंगे, बट स्टिल क्योंकि इसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस, इसके केस स्टडी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, सो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस दिस। तो सबसे पहला आ जाता है डेमोग्राफिक्स। सो डेमोग्राफिक्स इज बेसिकली बेस्ट प्लेस होती है स्टार्ट करने के लिए। इसमें जनरली हमारे जो फैक्टर्स आ जाते हैं वो आते हैं एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, लोकेशन। लोकेशन इसलिए क्योंकि स्टेट वाइज, जैसे अभी आई वाज गिविंग यू एग्जांपल, नॉर्थ की स्टेट्स, साउथ की स्टेट्स, सो ये बहुत फर्क पड़ता है। सो सबसे ज्यादा एक बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी कस्टमर आपको इन डेमोग्राफिक फैक्टर्स में से मिल जाती है एंड ऑन दीज बेसिस यू कैन कैटेगराइज योर ऑडियंस। सो जैसे आजकल कितने प्रोडक्ट्स हैं, ये कॉस्मेटिक्स में ही अगर हम ले लें, जो एज के बेसिस पे है, मेंस फेस वॉश, विमेन्स फेस वॉश, तो दैट्स सिंपल एज के बेसिस पे। तो हर आदमी टारगेट मार्केट है, बट हर कोई खरीदता नहीं है, तो जो खरीद रहे हैं वो आपका टारगेट ऑडियंस है। देन एज, एज बहुत कॉमन फैक्टर है। अगेन वो किड्स वाला एग्जांपल मैं आपको एज के फॉर्म में देना चाहती थी कि बच्चों का हो गया। किंडर जॉय इज अ परफेक्ट एग्जांपल, ब्यूटीफुल एग्जांपल कि हाउ किड्स आर बीइंग टारगेटेड और कितने अच्छे से वो किड्स एंड एक्चुअली उनके पेरेंट्स को भी टारगेट करता है, क्योंकि वो हर किंडर जो ऐड में यही दिखाता है दैट इट्स गुड, इट्स रिचनेस, इट हैज मिल्क इन इट। तो बच्चों के लिए तो है ही वो अट्रैक्शन, क्योंकि उसमें टॉय शॉय उन्होंने डाल दिया है एंड वो चोको है। बट माँ बाप के लिए भी है कि किंडर जॉय दोगे तो बच्चे सीखेंगे, कुछ खेल कूद के सीखेंगे एंड दे आर ईटिंग समथिंग हेल्दी। सो बड़ा हेल्दी उसको न्यूट्रिएंट्स दिखा के, न्यूट्रिशनल वैल्यू दिखा के पेरेंट्स को भी टारगेट किया जाता है उसके अंदर एक्चुअली। देन योर एजुकेशन लेवल की कुछ एड्स आप देखा करो, अम, इसको आई आई डोंट नो इफ यू पीपल रिमेम्बर दिस एड और नॉट, पता नहीं देखा भी हो या नहीं देखा हो। आई जस्ट शो यू दिस एड, वेट।
दिस इज द वन। मुझे ये तो नहीं पता ये कितना वो मतलब दिखेगा नहीं दिखेगा, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू शेयर। देखते हैं, अगर हो जाता है तो शेयर, वरना अदरवाइज चल जाएगा कौन सा ऐड देखना है, एंड देन यू। अरे सारे बैठ गए क्या? चला भाई शुरू करे प्रोग्राम। अरे आओ सुनाऊं एक कहानी लेके बैठो चैन। यो से ठाकुर क्लैन, अरे यो से ठाकुर क्लैन। अरे बैठ जा भाई। पहलवानी करण वाले चौधरी बड़े ठाकुर जी स्ट्रॉन्ग। कुकिंग का दाव है इनका सब दे पक्का, कभी न होते रोंग। यो से ठाकुर क्लैन, अरे यो से ठाकुर क्लैन। ठाकुरायन भी फिर कहा किसी से कम, रियलिटी शो की फाइटिंग लूटे इनका मन। यो से यो से यो से यो से ठाकुर क्लैन। रे चौधरी का बेटा बोल सचन है मीठा बेटा, तरह तरह की लव स्टोरी बस देखी बेटा बेटा। यो से ठाकुर क्लैन। बहुरानी इनकी शर्मीली से अलविद फीलिंग साई। कॉमेडी सोच की है दीवानी, अपनी हंसी न रोक पाए। से यो कड़ाई एंटरटेनिंग बैंड। क्यूट से जुड़वा होते कमियां लगना होते, मान लीजिए फैन वायरल मूवी दूसरा ये सक में खावे होते। यो से ठाकुर को सबके मन की थी भाई बात पता, टाटा स्काई लगवा के सबसे दिया प्यार जता। Now ठाकुर is the man with the plan. Yo say yo. बेसिकली व्हाई आई शोड यू दिस एडवर्टाइजमेंट वाज बिकॉज इसमें आया था, तो टाटा स्काई ने ना बहुत अच्छे से अर्बन एरियाज को तो कैटर कर लिया था, लाइक दिल्ली, मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, इन सिटीज को तो बहुत अच्छे से कैटर कर लिया था। बट टाटा स्काई को सबसे बड़ा चैलेंज यही आ रहा था, हाउ इट विल कैटर द विलेज एरियाज, स्पेशली जो इंटीरियर ऑफ द एरियाज होते हैं, जहाँ पे देर वॉज नो इनिशियल नॉलेज अबाउट व्हाट इज अ सेट टॉप बॉक्स, उसकी ज़रूरत क्या है, केबल टीवी से चल तो रहा है, व्हाई डू वी नीड अ सेट टॉप बॉक्स। तो बहुत सारा इनिशियल रेजिस्टेंस था। तो ये बहुत पुराना ऐड है, दिस इज नॉट समथिंग जो आज का है। मे बी इस पे ईयर भी लिखा हो, या कम से कम 9 इयर्स अगो तो ये यहीं दिखा रहा है, पर आई एम प्रीटी श्योर ये 9 से भी ज्यादा पुराना होगा। तो ये कम से कम 10-12 साल पुराना ऐड है। सो व्हाई आई एम शोइंग यू दिस कि टाटा स्काई के अगर आप वैसे एड्स देखो तो काफी सोफिस्टिकेटेड होते हैं, बट क्योंकि वो टियर 2 सिटीज, टियर 3 सिटीज के लिए बना रहा था, जहाँ पे एजुकेशन का एक गैप होता है। गैप इन द सेंस, मतलब आप मेट्रो में जा रहे हो, यू कैन बी प्योरली सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश, थोड़ा सा आप मॉडर्नाइज्ड हो सकते हो, बट बिकॉज़ वो ज़्यादातर गाँव एंड विलेजेस को कैटर कर रहा था, वहाँ वो अपनी मार्केट बढ़ाना चाहता था। उसका टारगेट मार्केट ही मतलब आप कह सकते हो हिंदी लैंग्वेज स्पीकिंग लोग थे, जो शायद हरियाणवी बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं, क्योंकि वो उसका टारगेट ऑडियंस एंड टारगेट मार्केट था। सो दैट्स व्हाई दे मेड एन एड, एंड अमिताभ बच्चन तो चलो क्योंकि इज़ नोन फॉर डूइंग ए एडवर्टाइज़मेंट इन एनी लैंग्वेज, तो उसमें उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। दिक्कत उनको ऑब्वियसली रीच आउट करने में आ रही थी, तो उन्होंने फिर स्टोरी भी ऐसी ली जो बहुत ज़्यादा एक एजुकेशनल ब्रिज को कवर कर रही थी, कि इट्स नॉट अ टू सोफिस्टिकेटेड एडवर्टाइजमेंट जो सिर्फ मॉडर्न लोगों के लिए बना है, देश के लोगों के लिए, धरती के लोगों के लिए बना है। एंड यू माइट सी कुछ प्रोडक्ट्स के एड्स ऐसे ही होते हैं, लाइक पंजाब बेस्ड प्रोडक्ट्स है जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह के, तो उसमें वो एक ट्रैक्टर चलाने वाला फार्मर दिखाया जाएगा जो उनकी लैंग्वेज के साथ कनेक्ट करे, तो एजुकेशनल लेवल ऑल्सो प्लेज अ रोल। Marital status, obviously the moment you get married, your priorities and your products buying pattern changes, तो वो हो जाता है। लोकेशन भी have already discussed, जैसे अब दिल्ली है तो दिल्ली में इट्स लाइक गर्मी है, तो अब आप नोटिस करना, आपको आने वाले 3-4 महीनों में हर प्रोबेबल कंपनी के एसी का एडवर्टाइजमेंट, कूलर का एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, और ये कम से कम 3-4 महीने चलता रहेगा। देन सडनली बारिशें आ जाएंगी, तो एक वो पॉज़ आ जाएगा, और उसके बाद सीधा फिर वार्मर्स के ऐड शुरू हो जाएँगे। सो लोकेशन एंड ऑल दोज़ थिंग्स आल्सो इफेक्ट, एंड देन इनकम आल्सो। सो इनकम इफेक्ट करता है, लाइक हमने शायद क्लास में पहले भी डिस्कस किया है, मर्सिडीज़, ऑडी के एड्स ऐसे आपको अपने नॉर्मल चैनल्स पे नहीं दिखते हैं।
So you only get to witness those kinds of advertisements at selected places, क्योंकि उनको पता है एक कॉमन मैन जिसकी शायद इनकम ही 50,000 1 लाख तक वो स्ट्रेच करके कमा पाता है, वो इज नॉट अ बायर. अ बायर इज समबडी हु इज अ बिग बिजनेसमैन. तो बिग बिजनेसमैन को वो कहाँ दिखेगा? जनरली बिलबोर्ड्स के थ्रू वो उनको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं. जैसे जहाँ उनके बिजनेस हाउसेज होते हैं ना, उसके आसपास उनके शोरूम्स होते हैं, तो वहां पे दे कैन सी दैट न्यू मॉडल एंड दे कैन गेट इंस्पायर्ड. तो टीवी पे आके उनको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो 1 करोड़ की जनता उन्हें देख भी ले, तो 1 करोड़ में से लेने वाले कितने हैं? So that's why education, income सब एक रोल प्ले करता है. So this is demographics. Then we come to next is interest. Interest के बेसिस पे भी आप अपना सेगमेंटेशन टारगेटिंग कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? On the basis of audiences, passion, hobbies and interest. अब ये hobbies, passion, interest को आप ऐसे समझ सकते हो. This is more related to your lifestyle. आपके lifestyle का पार्ट है. Like पता नहीं, if you people are from Delhi, अगर आप दिल्ली के हो एंड यू हैव बीन ट्रैवलिंग इन दिल्ली ऑल्सो, तो आप एक चीज ना नोटिस करना. दिल्ली के जितने भी एरियाज हैं जहाँ पे बिलबोर्ड्स के थ्रू ना रियलिटी वो होता है, रियलिटी वाले जो ये प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, स्पेशली वो रियलिटी प्रोजेक्ट्स हैं. लाइक मे बी समवेयर इन गुरुग्राम, समवेयर इन नोएडा, समवेयर इन मे बी ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव के एक्सटीरियर में. तो वहां पे ना वो अपने फ्लैट्स तो दिखाते हैं, बट साथ में ना उसके साथ वो ऐसे दिखाते हैं दैट दिस फ्लैट इज लोकेटेड नियर गोल्फ क्लब, ऐसे करके. या फिर दिस फ्लैट ऑफर्स यू एमेनिटीज लाइक स्पा दिखा देंगे, जिम दिखा देंगे, समथिंग लाइक दैट. अब देखो, बेच तो वो घर रहे हैं, बट घर की फोटो उसमें नहीं होती है. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि वो घर की फोटोज पे नहीं, वो घर के साथ जो अमेनिटीज है ना उस पे दिखाते हैं. एंड उसमें वो प्राइस रेंज है उस घर की ऐसे होती है, लाइक 3 करोड़ से स्टार्टिंग, 5 करोड़ से स्टार्टिंग. तो ऑब्वियस ही बात है, जो 3 करोड़ 5 करोड़ का घर खरीद रहा है उसको ये सारी चीजें चाहिए. उसके हॉबी, पैशन, इंटरेस्ट में शायद गोल्फ भी होगा, शायद बच्चों के लिए एक स्विमिंग पूल भी होगा, और भी जो मतलब बेसिकली बहुत सारी चीजें हो सकती हैं वो. अभी मेरे पास कोई रियल एग्जांपल यहाँ पे है नहीं, अदरवाइज मैं दिखा देती. अब हाँ, शायद टार्क टेली का कोई अगर ऐड हो ना, मैंने आज टार्क का देखा था. टार्क टेली, ये तो वैसे वेस्ट दिल्ली का ही प्रोजेक्ट है. वेस्ट दिल्ली का एडवर्टाइजमेंट अगर दिख जाए बिलबोर्ड वाला, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा. बहुत बहुत अच्छे अच्छे ना इनके ना ब्यूटीफुल एडवर्टाइजमेंट्स लगे हुए हैं पंजाबी बाग साइड पे, क्योंकि बिल्कुल पंजाबी बाग के साथ पड़ता है. और पता नहीं, नहीं आएगा ना, वही वाली बात है. वो मैं उसकी फोटो ले लेती तो आई वुड हैव शोन यू. सो क्या ये, हाँ, इस तरीके के ना बॉर्डर में इट इज. बट दिस इज नॉट द एड दैट आई एम टॉकिंग. इसमें एक वर्जन ऑफ एड है जिसमें दे आर शोइंग स्पा ऑल्सो, दे आर शोइंग बॉलिंग एक्सपीरियंस, गोल्फ एक्सपीरियंस, स्विमिंग पूल एक्सपीरियंस. तो बड़ी सारी चीजें वो दिखा रहे हैं. सो ये कैलासा टार्क का जो है, इट्स अगेन अ रियलिटी प्रोजेक्ट. तो वही मैं कह रही हूँ, घर कहीं नहीं है, बट वो एमेनिटीज हैं. सो कई लोग सिर्फ उन हॉबीज, इंटरेस्ट, पैशन, आइडियाज की वजह से ही शायद वो घर खरीदना चाहते हैं. एंड अगर आप लोग वैसे भी सर्वे करो, बिकॉज यू पीपल आर फ्रॉम मार्केटिंग, कभी ना कभी अगर मौका लगे तो आप मार्केटिंग में समझने के लिए, रियलिटी मार्केटिंग में समझने के लिए कर भी सकते हो सर्वे. कि आप लोगों से पूछो कि व्हाई आर यू मूविंग टू सोसाइटी कल्चर, फ्लैट कल्चर पे क्यों मूव कर रहे हो, अपना घर की जगह आप एक फ्लैट लेके क्यों खुश हो. तो उनका एक बेसिक रीजन यही आता है कि फ्लैट में सब कुछ मिल जाता है. तो एक ही फ्लैट में यू गेट अ स्पा ऑल्सो, यू गेट अ पूल ऑल्सो, यू गेट गोल्फ एरिया, यू गेट प्लेइंग एरिया. तो वो सरदर्दी खत्म हो जाती है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ेगा. सो दैट्स वन रीजन की जिसकी वजह से लग्जरी अल्ट्रा होम्स फैशन में जनरली पीपल आर गोइंग फॉर फ्लैट सिस्टम. सो इंटरेस्ट इसमें एक एग्जांपल आप इसका लिख सकते हो. देन वी कम टू परचेज इंटेंशन. तो इसमें देखो वर्ड ही ये यूज किया गया है, आर यू अ कैजुअल ब्राउजर और आर यू अ सीरियस बायर. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम ऑनलाइन वाला ज्यादा बिहेवियर पढ़ रहे हैं, तो दैट्स वाई इन्होंने वर्ड को ऐसे यूज किया है. कैजुअल ब्राउजर, जैसे हम जब क्लास में कर रहे होते हैं ना, हम एग्जांपल्स देखते हैं, वेबसाइट्स पे जाते हैं, सो वी आर कैजुअल ब्राउजर्स. हम कैजुअली बस देख रहे हैं, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, एक आइडिया लेने के लिए. बट देन वी आर नॉट द सीरियस बायर्स. सीरियस बायर्स होते हैं जिनका मैं हमेशा क्लास में एग्जाम्पल देती हूँ, दैट वो उसको एक बार देखेगा,
शायद ऐड टू कार्ट भी करेगा, बार बार भी देखेगा और लोगों को भी दिखाएगा, एंड देन वो अपना मन बनाएगा. सो सीरियस बायर्स. सो बेसिकली आपके इंटेंट को जानने की कोशिश हो रही है, दैट हाउ सीरियस आर यू देयर फॉर बाइंग दैट प्रोडक्ट, और हाउ मच यू आर एबल टू गेट योर, मतलब आपका इंटरेस्ट वो, मतलब इसमें आप कह सकते हो, हमने डिफरेंट टाइप के एनालिटिक्स पढ़े, मार्केटिंग एनालिटिक्स. तो इसमें आप देख सकते हो कि जो सीरियस बायर होगा ना, वो कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी करेगा जिसकी वजह से उसकी सीरियसनेस ना रिफ्लेक्ट होती है उसके बिहेवियर में. कैसे? लाइक वो पहले स्क्रॉल करेगा, उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा. तो मतलब वो जब उस स्क्रीन पे या वेबसाइट पे होगा ना, तो उसका सेशन ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, बिकॉज़ वो सीरियस है, वो कैजुअली नहीं आया. कैजुअल वाला क्या करेगा, 2 मिनट में जाएगा, स्किप करके बाहर आ जाएगा, फिर दूसरे पे चला जाएगा, वो कैजुअली एक्सप्लोर कर रहा है. और जो सीरियस वाला होगा, उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा. जो सीरियस वाला होगा, वो शायद एंगेजमेंट भी करेगा, कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करेगा, रिव्यूज़ पढ़ने की कोशिश करेगा, शायद ऐड टू कार्ट भी करेगा, कुछ एंगेजमेंट उसका कहीं न कहीं आएगा, एक्शन आएगा, क्लिक थ्रू एक्शन करके भी आएगा, सीटीए उसके रिस्पॉन्स होंगे. तो वो सारे आप पैटर्न्स को पढ़ के आप ये देख सकते हो दैट व्हाट काइंड ऑफ अ परचेज इंटेंशन द बायर हैज़, एंड अगर उसका इंटेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको आप फिर अपने टारगेट मार्केट का ऑडियंस का पार्ट रख सकते हो, एंड अगर वो नहीं है, तो वो सिर्फ आपके मार्केट का पार्ट है. सो ऑल ऑफ अस जो अभी ऐसे ही कैजुअली ब्लिंकिट, ज़ेप्टो वगैरह पे जाते हैं, हम सब मार्केट तो हैं, उनकी टारगेट मार्केट हैं. क्योंकि हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में हम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप में हम ऑर्डर कर सकते हैं, हम सब मार्केट है. बट देन हाउ मेनी ऑफ अस आर सीरियस? तो सीरियस जनरली वही हैं, जो वो प्रॉपर यूज़र्स हैं, जो शायद 7 से 9 के बीच में ऑर्डर करते ही करते हैं, या मे बी दिन में एक बार वेबसाइट को ऑफर्स वगैरह के लिए देखते ही देखते हैं. सो दैट डिपेंड्स ऑन दैट. देन वी हैव साइकोग्राफिक. अब आप कहोगे साइकोग्राफिक और डेमोग्राफिक में क्या फ़र्क होता है? एक्चुअली साइकोग्राफिक इज़ अ मिक्स. It's a mix of demography also, and it's a mix of psychology also. So understanding consumer psychology plus their demography, then this gives a segmentation. So इसमें basically क्या-क्या आती है? इसमें vals हम बोलते हैं, जो कीवर्ड हम यूज़ करते हैं ना, so हम साइकोग्राफिक कर रहे हैं. अच्छा, ये ऐसी चीज़ है, यही लिखती हूँ फिर. It's psycho प्लस डेमोग्राफी. सो इसमें बेसिकली क्या आता है, इसके लिए एक बहुत मार्केटिंग में वर्ड यूज किया जाता है, वैल्स. वैल्स इज कंज्यूमर वैल्यूज, कंज्यूमर्स एटीट्यूड, कंज्यूमर्स लाइफस्टाइल, और सेगमेंटेशन. लाइफस्टाइल, सेगमेंटेशन. सो वैल्यूज, कस्टमर की वैल्यू कैसी है, कस्टमर का एटीट्यूड कैसा है, कस्टमर का लाइफस्टाइल कैसा है, एंड उसके बेसिस पे बेसिकली हम उसको सेगमेंटेशन करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे मेजर इज नॉट डेमोग्राफी, मेजर इज साइकोग्राफी. जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, पीपल आर नाउ प्रेफरिंग, देयर इज दिस थिंग कॉल्ड, पता नहीं तुम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट्स में देखा या नहीं देखा. आई विल शो यू. आजकल एड्स आते हैं, पैम्पर योरसेल्फ विद, आई वांट, कौन सा वो था एक, देयर वाज दिस शालीमार बाग में, आई थिंक आई हर्ड ऑफ दैट थिंग. शालीमार बाग आयुर्वेदिक करके कुछ था, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, मे बी, ट्राई मारते हैं. हाँ, ये दिस इज इट, महर्षि, दिस वाज नेक्स्ट, या ये दिखाती हूँ मैं आपको. Just I'm telling you how I came across this. Somebody was just exploring Instagram पे कुछ, and they saw this advertisement, and उन्होंने देखा, तो मैंने कहा चलो let me have a look. तो मैंने पता पुता किया, ये महर्षि आयुर्वेदा हॉस्पिटल है, and what it is specializing in, packages हैं इनके पास. So that you can see they have daycare packages, night, they have accommodation packages also, residential panchkarma treatment भी है. So what is residential panchkarma treatment? We see. इमेज से थोड़ा सा शायद दिख जाएगा. So it's basically, आप कह सकते हो ये मॉडर्न स्पा है with some doctors at work. So it's not a traditional spa. Spa तो आप समझते ही हो, but it's like an entire program जिसमें वो आपको बहुत सारे treatments वगैरह देंगे, and you can see detox कराएंगे, regeneration कराएंगे, फलाना फलाना. You can see the images. Yeah. Basically what they do, why they are claiming them as a hospital, because first वो आपकी नाड़ी वाड़ी देख के they will identify your problem, कि आपको stress है, आपको बालों का problem है, या whatever issue you are dealing with. Then they will recommend, ये इसके पैसे लगेंगे.
देंगे। तो मतलब जब आप फर्स्ट जाओगे मतलब इट्स जस्ट लाइक ओपीडी में जाओगे तो कुछ 500 के चार्जेस हैं जिसमें वो आपका एक डायग्नोसिस करते हैं दैट यस यू आर सफरिंग फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स। उसके बेसिस पे वो आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट कर देते हैं। सो यू गिव 500 ओवर हियर, देन ऑब्वियसली कोई ट्रीटमेंट तो लोगे अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो इन पैम्परिंग योरसेल्फ। सो उसमें फिर वो आपको बताते हैं ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। दे ऑल्सो हैव अ रेस्टोरेंट जिसमें वो बहुत सारा खाना लाइक पिज़्ज़ा, पास्ता जैसी चीज़ें सात्विक तरीके से बनाते हैं। सो दैट्स देयर यू कैन से यूएसपी। एंड देन दे हैव ऑल्सो आई वांटेड टू शो यू दिस अकोमोडेशन दिखाना चाहती थी। दे आर दीज रूम्स ऑल्सो एंड इसमें स्टे का आई थिंक 5 बजे से कुछ था, इफ आई रिमेम्बर। मैंने कहीं ऐसे ही पढ़ा था। जस्ट वांटेड टू सी मतलब दिस इज आल्सो समथिंग जो मार्केटिंग हो रही है आजकल। एंड इट वाज नॉट जैसे होता है ना somebody जिसने देखा था मतलब ऑब्वियसली उसने तो ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए एडवर्टाइजमेंट आ गया था जिसके इंस्टाग्राम पे था। अब मैंने तो ऐसे ही कहा लेट मी हैव अ लुक। तो अब सिग्नल क्या गया होगा, सिग्नल क्या होगा दैट मतलब उस पर्सन के मोबाइल को मैं यूज कर रही थी तो सिग्नल ऑब्वियसली वेबसाइट के थ्रू वहां गया होगा कि दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड। तो उसको ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स के ना फिर एडवर्टाइजमेंट्स फ्लोट होने लग गए थे। तो दिस वन वाज फ्रॉम शालीमार बाग, बट उसको ऐसे बहुत आने लग गए थे। तो इसके स्टे का आई वाज शोइंग यू, जैसे आप सुबह अगर 12 बजे चेक इन करते हो तो 5 बजे तक ही है। सो इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट स्टेज वगैरह नहीं है। आप 5 बजे तक या 6 बजे तक कुछ ऐसा था। सो दे हैव रूम्स ऑल्सो एंड रूम्स में आप देख सकते हो अच्छा मतलब बनाया हुआ है, ठीक है। डबल बेड, सिंगल बेड, जैसा डीलक्स रूम चाहिए, स्टैंडर्ड रूम चाहिए एंड टैक्सी सर्विसेज ऑल दो, मतलब बहुत सारी चीजें। सो आई वाज टेलिंग यू दैट दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ अ थिंग। सो बिकॉज वी वर डूइंग साइकोग्राफिक, ये साइकोलॉजी का पार्ट है। इसमें डेमोग्राफी डेमोग्राफी तो है, देखो हम सारे लोग जिस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, लाइक वी ऑल बिलोंग टू दिस एज ग्रुप ना। हम सारे 25 प्लस टू आप कह सकते हो 35 की एज में हम सब थके हुए हैं। तो जितने लोग काम कर रहे हैं 25 की एज में 35 तक सब थके हुए हैं। क्यों थके हुए हैं? बिकॉज लाइफ बहुत चैलेंजिंग है। इवन इफ यू पीपल आर लाइक वर्किंग समवेयर, कहीं ना कहीं जॉब वगैरह कर रहे हो, तो 7 बजे की क्लास में समझ सकती हूँ दैट लेना तुम्हारे लिए भी मुश्किल होता होगा, स्ट्रेस होता होगा, स्पेशली अगर आपका घर आपका पूरा डे दिन भर एंगेजिंग रहता है तो। सो वी ऑल आर स्ट्रेस्ड, हम सब स्ट्रेस तो हैं। तो इन्होंने देखो स्ट्रेस को पकड़ लिया दैट दैट्स समथिंग रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल इशू है। अब आपका एटीट्यूड और आपकी वैल्यू क्या है उस स्ट्रेस के लिए, तो अब लोग आर नाउ शिफ्टिंग अगेन टू आयुर्वेदा। सो अब एटीट्यूड में वो आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, वो सारी चीजें दोबारा दोबारा आ रही हैं। हमारा एटीट्यूड हो रहा है कि नहीं, हम नेचुरल थेरेपी से इसको रिलीज करना चाहते हैं, वी डोंट वांट मेडिसिन एंड ऑल दोज थिंग्स। सो इट्स प्योर साइकोग्राफिक मार्केटिंग का एग्जांपल है ये। सो ये जो लग्जरी आयुर्वेदा बनाया गया है या लग्जरी स्पा ट्रीटमेंट्स या हॉस्पिटल बेस्ड स्पा ट्रीटमेंट्स बनाई गई हैं, ये सब वैल्स का ही पार्ट है। वैल्स इज बेसिकली योर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन का ही पार्ट है। तो इसमें वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो अपनी लाइफस्टाइल के एटीट्यूड के उस फेज पे हैं कि वो अपने ऊपर खर्चना, लाइक पैम्पर योरसेल्फ। मैंने एक स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि वो अपने आप को पैम्पर करने से पर गुरेज नहीं करते कि हाँ, अपने आप को हम पैम्पर कर सकते हैं। सो आप नोटिस करा करो लेडीज स्पेशली लाइक आपके मम्मा की एज के जो लेडीज होंगे ना, उनको इंस्टाग्राम पे ना जब एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं तो ऐसे ही आते हैं, लेडीज पैम्पर योरसेल्फ, इंडल्ज इन योर सेल्फ केयर। तो व्हाट इज दैट एडवर्टाइजमेंट वांटिंग देम टू शो कि आपने बहुत सारा काम सबके लिए कर लिया घर में, लाइक बच्चों के लिए कर लिया, हस्बैंड के लिए कर लिया, अब आप अपने लिए करो। एंड व्हाट आर दे सेलिंग? दे आर सेलिंग अ फेशियल ट्रीटमेंट। तो हाइड्रा फेशियल और भी बतेरे बतेरे जो फेशियल ट्रीटमेंट्स एंड ऑल दोज मतलब चीजें आती हैं ताकि उन लोगों को रियलाइज हो कि ये साइकोग्राफी का पार्ट है, अगेन साइकोलॉजी। तो इसमें एज तो मम्मा की एज ही है। अब देखो मम्मा की एज में वैसे तो देखा जाए तो इट्स नॉट लाइक शी नीड्स मेकअप एंड ऑल दोज थिंग्स, बट स्टिल उसको साइकोलॉजी का पार्ट बनाया गया है क्योंकि वो साइकी में डाला जाएगा कि नहीं, आपको इसकी ज़रूरत है, आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स सब सुधर जाएगा। एंड देन शी बिकम्स ओके ओके, ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये तो मैं ले ही लेती हूँ, समथिंग लाइक दैट। एंड देन शी वांट्स इट, तो समथिंग लाइक दैट। ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव आफ्टर साइकोग्राफिक। तो इसमें आप वही वाली बात वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको कस्टमर को थोड़ा सा डीपर जाके समझने की जरूरत है बिकॉज इसमें साइकोलॉजी आ जाती है, जहाँ पे भी थोड़ा सा साइकोलॉजी या ह्यूमन साइंस आ जाती है, वो थोड़ा सा डेप्थ मांगता है। देन वी हैव बिहेवियर कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, कस्टमर विद योर ब्रांड हाउ
पास्ट इंटरेक्शन हैज बीन। तो ऑडियंस का इंटरेक्शन लाइक परचेज हिस्ट्री, एक बार लेके भाग गया, ब्रांड लॉयल बन गया, या उसका बिहेवियरल पैटर्न कैसा है, वो कब खरीदता है। जैसे कई लोग होते हैं जो कई चीजें ना सिर्फ ओकेशनल ही खरीदते हैं। ओकेशनल इन द सेंस मतलब जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट कॉस्मेटिक्स अगेन। सो कॉस्मेटिक्स वो खरीदेंगे बट ओनली एट द ओकेशंस जब मैरिज वगैरह घर पे है। सो दे आर नॉट रेगुलर कॉस्मेटिक्स बायर, दे आर ओनली बायर ऑफ कॉस्मेटिक्स जब वो एक्चुअली ओकेशन कमांड करे कि हाँ अब जरूरत है, आप शादी पे जाना है तो मेकअप के बिना काम नहीं चलेगा। सो दैट्स ऑल्सो अ बिहेवियरल पैटर्न कि आप उनको जितने मर्जी ऐड दिखा दो, पहले वो खरीदेंगे ही नहीं। वो सिर्फ तभी खरीदेंगे जब वो डी मोमेंट आएगा। अच्छा, देन देर आर सर्टेन पीपल जो रोज ही खरीदते हैं। एंड स्पेशली अगर आप आज की ऑडियंस का ट्रेंड देखो, ऑडियंस इन द सेंस मतलब आज की जनरेशन का ट्रेंड देखो, जो आज की हमारी न्यू जनरेशन है ना, जो ऑफिस जाती है, लाइक हम अपने से अगर इनको कंपेयर करें तो आज जो लोग डिलॉयट ईवाई वगैरह में जॉब्स के लिए जाते हैं, उनका पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। सो दे आर नॉट लाइक पीपल कि हम आने के बाद खर्चेंगे, दे आर लाइक जाने से पहले खर्चेंगे। सो यू सी देयर क्लॉथिंग, यू सी देयर ड्रेसिंग सेंस, यू सी देयर मेकअप एक्सेसरीज लाइक बैग्स एंड ऑल दोज थिंग्स, वो सब बहुत ज्यादा टॉप क्लास है। सो उसमें दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनीथिंग। तो एक जनरेशन होती थी जो आपके पापा की जनरेशन और हमारी जनरेशन होती थी जो सोच के खर्च करती थी। एंड ये लोग पहले खर्च करते हैं, बाद में दे थिंक। मतलब तभी वो बोला जाता है ना कि इस जनरेशन से पंगा मत लेना। एचआर वगैरह मैनेजर्स पे कितने मेम्स बनते हैं दैट दिस इज अ जनरेशन जो छुट्टी चाहती है तो वो आपसे मांगेगी नहीं, वो आपको कहेगी दे दो। सो यू माइट हैव मतलब तुम उस जनरेशन का पार्ट हो, तुम सारा समझ सकते हो। सो इट्स अगेन अ पार्ट ऑफ देयर बिहेवियरल सेगमेंटेशन कि उनका बिहेवियर कैसा है। और तभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक ओवरनाइट सक्सेस बन जाते हैं क्योंकि बिहेवियरल सेगमेंटेशन उनको एक स्टार बना देती है, क्योंकि ऑडियंस का बिहेवियर ही ऐसा है, इट्स सो इम्पल्सिव। सो वो आईफोन आता नहीं है, वो पहले बुक हो जाता है, प्री बुकिंग चली जाती है उसकी। लाइक आप नोटिस करो ना, आप जाओ जरा 10-15 साल पहले, आप ट्रेंड में देखो, क्या पहले मोबाइल फोन्स लॉन्च नहीं होते थे बट क्या प्री बुकिंग इतना बड़ा इवेंट होता था? लाइक बुक योर स्लॉट या बुक योर मोबाइल फोन, इतना बड़ा इवेंट कभी नहीं होता था। इट वाज लाइक हार्डली कुछ लोग होते थे जो प्री बुक कराते थे, क्योंकि वो लोग ही कुछ होते थे। अब तो एक कॉमन रेस सी बन गई है कि प्री बुक करा दो। क्यों? क्योंकि प्री बुक कराने में 2,000 रुपए देने हैं, प्री बुक कराने में मे बी 10,000 रुपए देने हैं। सो बहुत छोटा सा अमाउंट है। वो कहते हैं ये छोटा सा अमाउंट तो हम ऐसे ही दे देंगे, इसके लिए हमें थोड़ा किसी की जरूरत है, हम बाय नाउ पे लेटर कर लेंगे। सो जनरेशन का एक बिहेवियरल एनालिसिस, बिहेवियरल चेंज आया है। देन वी हैव ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन अगेन वो एरिया रिलेटेड हो गया। सो अगर आप एक ग्लोबल ब्रांड हो तो बहुत अच्छा है। इससे इसको आपको मतलब ये एक आपके लिए एक डिसएडवांटेज नहीं होगा, फायदा होगा। बट अगर आप एक स्पेसिफिक लोकेशन ब्रांड हो या मल्टी लोकेशन ब्रांड हो, तब आपको इस चीज को केटर करना पड़ेगा। लाइक इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो ज्योग्राफिक के अंदर। हम्म, ये एमडीएच और एवरेस्ट के एड्स आप देखते हो ना जनरली, क्योंकि आप दिल्ली बेस्ड एरिया में देखते हो, दिल्ली या दिल्ली एनसीआर या हरियाणा पंजाब बेस्ड देखते हो, तो आपको यहाँ पे छोला मसाला, पालक पनीर और मतलब बेसिक शाही पनीर, जो ये नॉर्थ इंडियन डिशेज है उनके मसाले आपको बहुत दिखते हैं। बट अगर एमडीएच और एवरेस्ट, इफ आई डोंट नो, आई रियल एनालिसिस आई डोंट नो, इफ दे आर प्रेजेंट इन साउथ ऑल्सो, तो साउथ में ना ये जिस तरीके से यहाँ छोला मसाला का एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, वहां सांबर का करते होंगे। और उसके पीछे रीजन है, क्योंकि वहां का स्टेपल सांबर है। सांबर है, रसम है, मे बी इडली मिक्स। सो शायद वो नॉर्थ में इतना नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि नॉर्थ में वो मार्केट नहीं है उनकी, तो वो करके भी गवाएंगे। सो दैट्स वाई यहाँ पे वो एक टॉप प्लेयर नहीं है उसका। बट जैसे ही वो उस रीजन में जाएंगे, मल्टी लोकेशन में होंगे, तो वो उस एरिया के हिसाब से ही वहां पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब
करेंगे। सो ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। फिर आ गई ये, अगेन आपकी जनरेशन को बिलोंग करती है, टेक्नोग्राफिक। सो आजकल जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है वो। सो आर यू एन अर्ली अडॉप्टर ऑफ टेक्नोलॉजी? जैसे अर्ली अडॉप्टर, कोई भी नई चीज आई फटाफट उसका फटाफट ले लेते हैं। तो जैसे वीआर गियर्स आए तो वीआर गियर्स फटाफट ले लिए, या वो पॉड कल्चर आया तो पॉड्स को फटाफट से अडॉप्ट कर लिया, या फिर आप ट्रेडिशनल हो तो ट्रेडिशनल मेथड में जनरली वो सीनियर सिटीजन होंगे जो आज भी वो पॉड्स में ना इतना कंफर्टेबल नहीं होंगे। अगर आप लोगों ने सच में कुछ सीनियर सिटीजन्स को देखा हो, सीनियर इन द सेंस मतलब आपसे 10-20 साल ही बड़े हो, तो भी आप नोटिस करना दैट उनको ना वो पॉड्स लगाने में इतना कंफर्ट नहीं मिलता। उनको लगता है नहीं गिर जाएँगे, नहीं ये कंफर्टेबल नहीं है, वो वायर वाला ही दे दो। तो उनको वो हेडफ़ोन्स ही ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि उनको ये एक एश्योरेंस रहता है कि वो वायर कहीं हिलेगी तो नहीं। जबकि उनको पॉज़ में तो ऐसा है पता नहीं कहाँ से कब निकल जाएगा, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है। सो दे आर नॉट लाइक अर्ली अडॉप्टर्स फॉर दैट थिंग। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है जो आपके मार्केटिंग डिसीजंस को या मार्केटिंग ऑडियंस वगैरह को इफ़ेक्ट करता है। देन वी हैव, यस, कस्टमर जर्नी स्टेज। अब यहाँ पे जर्नी स्टेज का बेसिकली मतलब क्या है? बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट कस्टमर की ना एक जर्नी होती है। लाइक यू मे हैव हर्ड ऑफ दैट टर्म, कस्टमर जर्नी स्टेज हम कर रहे हैं ना। कंज्यूमर जर्नी। तो वो जर्नी स्टेज का ना, जैसे आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, आइडा मॉडल एक होता है जिसमें सबसे पहले अटेंशन आता है, फिर इंटरेस्ट आता है, फिर डिजायर आता है, या यू कैन से यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अवेयरनेस आल्सो एंड देन लास्ट में एक्शन आता है। एक तो ये जर्नी हो सकता है। एक हो सकता है लाइक यू आर अ ट्रायल, ट्रायल लिया आपने, ट्राई किया सिर्फ, फिर देन यू आर अर्ली अडॉप्टर। चलो फिर आपने अडॉप्ट भी कर लिया, ई अडॉप्टर कर लिया, मतलब चलो ठीक है मैं चीज़ ले आया। फिर हो सकता है दैट यू आर मतलब रेगुलर यूज़र, आप रेगुलर यूज़र बन गए कि ठीक है मैं रेगुलरली इसको यूज़ करूँगा। फिर आप इसके लॉयलिस्ट बन गए, वो बहुत देर बाद आएगा कि आप अब तो इसके बिना जी ही नहीं सकते, ना जीऊँगा ना मरूँगा। देन आप इसके वो हो जाते हैं, इवेंजलिस्ट बोलते हैं एक वर्ड। मार्केटिंग में एक इवेंजलिस्ट भी होते हैं। इवेंजलिस्ट होते हैं जैसे एंजल्स होते हैं ना, तो वो आप उस ब्रांड के एंजल बन चुके हैं। आप उस ब्रांड की हर जगह तारीफ़ करोगे, बढ़ाई करोगे, कोई अगर बुरा बोलने भी आ जाएगा तो आप उसको भी रोक दोगे। सो दीज़ आर द लाइक डिफरेंट स्टेजेस। तो ये कंज्यूमर जर्नी की स्टेजेस है। तो आप कौन-सी स्टेज पे हो? क्योंकि आप जिस स्टेज पे होगे उस हिसाब से आपको मार्केटिंग पिच देने का फ़ायदा है। अगर आप अभी सिर्फ ट्रायल कर रहे हो, तो आपको ये नहीं बोल सकते कि ये ब्रांड आपकी ज़िंदगी के साथ भी रहेगा, ज़िंदगी के बाद भी रहेगा। क्योंकि आप तो सिर्फ ट्रायल ले रहे हो, आप तो कैजुअली कर रहे हो अभी, कि हाँ, एक बार यूज़ करके देख लेते हैं, क्या ही जा रहा है उसमें। वो तो बाद में जब आप रेगुलर यूज़र बन जाओगे तब वादों की ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ, हम आपका साथ ह तब भी देंगे, अब भी देंगे एंड ऑल दोज़ थिंग्स। अगर आप एक अर्ली अडॉप्टर हो, तब भी आपको वादे से ज़्यादा ना कोई बेनिफिट या कोई फ़ायदा दिखना चाहिए, दैट व्हाई यू शुड अडॉप्ट इट अर्ली। आप ये क्यों लो पहले? लेने का कारण क्या होना चाहिए पहले? तो वो कारण जब तक आपको नहीं मिलेगा ना, जैसे अगर आप लोगों ने ईयरपॉड्स को अपनाया है, ईयरपॉड्स यूज़ करते हो और उसको एज़ अ प्रोडक्ट मतलब सपोर्ट भी दे रहे हो, सो उसका एक रीज़न होगा। क्यों? कूल लगते हैं। मतलब अगर मैं तुम्हारी जनरेशन से पूछूँ तो पॉड्स क्यों चाहिए? तो वो वायर्स अटकती थी, इतना अनकंफर्टेबल होता था, कभी कपड़ों में चली जाती थी, कभी वो बटन में फँस जाती थी और बड़ा वो अनकंफर्टेबल था। तो इसीलिए पॉड्स आर बेटर, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि कुछ यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे। और चीटिंग करने में भी आसान होता है। जैसे अगर हम कॉलेज के बच्चों से पूछे तो वो तो कहते हैं मैम ऐसे कान में लग जाएगा, चीटिंग करने के लिए भी आसान है। तो हम लोगों को तो क्योंकि वायर दिखने के चांसेस होते हैं। सो सी हाउ इनोवेटिव दे आर। सो एक रीज़न चाहिए अर्ली अडॉप्टर्स को भी टू बिकम एन अर्ली अडॉप्टर। तो वो रीज़न्स देने के लिए यू कैन पिच योर मार्केटिंग लाइक दैट। So this is what customer journey is all about, and then we have brand loyalty। अब आप कहोगे मैम ब्रांड लॉयल्टी तो ऑलरेडी हमने जर्नी में पढ़ लिया कि एक लॉयल स्टेज होती है। लॉयल्स के भी ना डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ब्रांड लॉयल्स के भी टाइप्स होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर कभी डीप मार्केटिंग पढ़ो ना तो ये भी आता है दैट व्हाट काइंड ऑफ ब्रांड लॉयल्स कैन यू हैव। सो एक तो हो गया सिंपल लॉयल, ठीक है ना? सिंपल लॉयल होते हैं। फिर एक होते हैं स्प्लिट लॉयल्स, ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। ये क्या करते हैं, एक नहीं, इनकी विश्वसनीयता 2 ब्रांड्स के साथ होती है। तो ना ये कोलगेट के हैं, ना ये पेप्सोडेंट के हैं, ये उसके हैं जो मार्केट में हैं। तो ये जाएँगे, कोलगेट दे दो, कोलगेट नहीं है, तो पेप्सोडेंट दे दो।
अच्छा फिर ये मार्केट जाएँगे, कोलगेट दे दो, वो ₹10 महँगा हो गया, अच्छा फिर पेप्सोडेंट दे दो। तो इनकी लॉयल्टी ना कोलगेट के साथ है, ना पेप्सोडेंट के साथ है, इनकी लॉयल्टी दोनों के साथ है। तो ये स्प्लिट लॉयल्स हैं। फिर एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं स्विचर्स। ये किसी के नहीं होते, ये दल-बदलू होते हैं। तो जैसे आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये सुना होगा दैट दे आर नॉट फ्रॉम एनी वन पार्टी, दे कीप ऑन चेंजिंग पार्टीज़। तो ये भी है, चेंजिंग ब्रांड्स। सो मंडे ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर दे कैन कम बैक टू ए मे बी एंड देन दे कैन गो टू जी, एच एंड सो ऑन सो। सो स्विचर्स हैं ये। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू कैन से सिंपल लॉयल्स हो गए, स्प्लिट लॉयल्स हो गए, स्विचर्स हो गए। एम आई मिसिंग अ वर्ड? हार्डली लॉयल होना चाहिए फिर इस हिसाब से तो। हाँ, हार्डली लॉयल होना चाहिए वैसे तो। यस, इट शुड बी हार्डली लॉयल, जो है ही नहीं, मतलब लॉयल्टी कहीं नहीं है। तो दे आर नॉट इवन स्विचर्स, क्योंकि देखो स्विचर कम से कम स्विच करते-करते कभी तो ए पे आया, ये तो आएँगे ही नहीं। तो ये शायद किसी और फैक्टर के दीवाने हैं, मे बी प्राइस, मे बी फीचर, मे बी ऑफर। तो इनका कोई सगा नहीं है। लाइक आई गिव यू वन एग्जांपल जिसमें हम सब हार्डली लॉयल्स हो सकते हैं। लाइक मे बी अगर आप मूवी देखने जाते हो और सिनेमा हॉल का जो ब्रांड होता है ना, उसके लिए शायद हम कभी लॉयल नहीं होते। सिनेमा हॉल नाउ ट्राई एनालाइजिंग, मे बी मेरे माइंड में बस एग्जांपल आया, शायद मैं हार्डली लॉयल हूँ फॉर अ सिनेमा ब्रांड। तो अगर मुझे मूवी देखनी है तो मेरा मेन इंटरेस्ट क्या होगा? मुझे मूवी मिल जाए, मुझे उस डेट पे मिल जाए, मुझे उस शो पे मिल जाए जो मैं देखना चाहती हूँ, और ऑब्वियसली द प्राइस, मुझे वो प्राइस पे मिल जाए। तो उससे मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ता दैट इट इज़ लाइक M2K है या पीवीआर है, अनटिल एंड अनलेस मैं बहुत बड़ी लॉयल हूँ इसकी। तो फॉर अ नॉर्मल ऑडियंस लाइक मी, मेरे लिए वो मूवी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। रो सही होनी चाहिए, जगह सही होनी चाहिए, टाइम सही होना चाहिए। ऑब्वियसली आप मूवी प्लान करके जाते हो, लाइक यू हैव अ फैमिली गोइंग टुगेदर, सबने छुट्टी ली है, तो उसमें आप ये तो नहीं देख सकते, नहीं पीवीआर में तो बस मॉर्निंग का ही शो है, सबको मॉर्निंग में ही जाना पड़ेगा। तो वो इतना बड़ा फैंसी नहीं है मेरा। और आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस का नहीं होता, स्पेशली फॉर थिंग्स लाइक दिस। हाँ, आप इवन खाने-पीने की चीज़ों में आप हो सकते हो पर्टिकुलर कि उसी रेस्टोरेंट जाना है, क्योंकि दैट्स समथिंग दैट यू ईट। बट मूवी इज़ एन एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं एंड दैट एक्सपीरियंस मे बी कमिंग फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रेंड्स टुगेदर। सो उसके लिए यू कैन बी लाइक नॉट टू लॉयल। सो ब्रांड लॉयल्टी एक स्टेज हो गया। अगेन बिकॉज़ हम मार्केटिंग एनालिटिक्स कर रहे हैं, सो वी हैव समथिंग कॉल्ड सोशल मीडिया बिहेवियर। तो ये नई चीज़ है, ये ट्रेडिशनल बुक्स में आपको मिलेगा भी नहीं। तो अगर आप सोशल मीडिया पे हो ना, तो आपका बिहेवियर पैटर्न डिफरेंट होगा। लाइक मतलब आप जैसे, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है जिसको हम ना जनरली भाव नहीं देते। जब हमारे यूजी के बच्चे जैसे रिसर्च करते हैं ना, स्पेशली सोशल मीडिया पे करते हैं, बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ मेनी आवर्स डू यू डिवोट टू सोशल मीडिया? और हमें लगता है ये बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है। सिर्फ वो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने के लिए उन्होंने 20 क्वेश्चन को 21 करने के लिए क्वेश्चन डाल रखा है, बट दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जिससे इसका आंसर निकल रहा है। सोशल मीडिया बिहेवियर का आंसर निकलता है। तो कई लोग हैं जो सोशल मीडिया पे सिर्फ 1 ही घंटा जाते हैं, लाइक दिन में बिल्कुल सब कुछ करने के बाद। दैट्स वन बिहेवियर। दूसरा बिहेवियर है वो ऑन एंड ऑफ दिन में जाते हैं। जब-जब मौका लगा तब-तब जा रहे हैं। तीसरे हैं जो सोशल मीडिया पे ही रहते हैं, मतलब उनका दूसरा से कुछ लेना-देना ही नहीं है, घर, परिवार, सोशल मीडिया ही है। सो दैट बिहेवियर दे वांट टू अंडरस्टैंड, और उसी बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का पार्ट मानना चाहते हैं। तो अगर आप 100% सोशल मीडिया पे रहते हो, तो आप एक तरह से सोशल मीडिया के डाई हार्ड फैन हो गए। तो वो आपको इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोज़ भी दिखाएँगे, वो आपको सोशल कम्युनिटी के साथ जुड़ने का भी मौका देंगे। वो आपको उस ब्रांड का इनसाइड आउट पता होगा। बट इफ यू आर जस्ट गोइंग फॉर 1 आवर में आपको सारा कंटेंट देखना है। तो सारे कंटेंट में ब्रांड रिलेटेड कंटेंट आएगा, बट वो अगेन एक परसेंटेज होगा। क्योंकि आप दिन भर की थकान मिटाने के लिए सोशल मीडिया पे जा रहे हो। आपका ऑब्जेक्टिव ब्रांड नहीं है। तो जो पूरा टाइम रहता है ना, उनको जनरली ब्रांड्स का एक्सपोज़र ज़्यादा होगा वर्सेस समबडी जो बहुत कम टाइम के लिए शायद आ रहा है। देन वी कैन हैव वन मोर थिंग व्हिच इज़ लैंग्वेज एंड कल्चरल प्रेफरेंसेस। Again, you can do this one as a sub part of global
वो जो ज्योग्राफिक वाला था उसके अंदर भी उसको सब पार्ट में ले सकते हो और डेमोग्राफी में भी ले सकते हो, क्योंकि कल्चर अगेन कैन बिकम अ पार्ट ऑफ डेमोग्राफी, क्योंकि हमारी इंडिया के अंदर जो कल्चर है और लैंग्वेज है वो बहुत डाइवर्स है। दैट्स वाई इंडियन ऑडियंस के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है कि यहाँ पे हर छोटी सी एक टेरिटरी के बाद लैंग्वेज बदल जाती है। सो मे बी इंडियन मतलब हम यहाँ पे जो दिल्ली में इंडियंस रह रहे हैं उनकी कोई अपनी भाषा नहीं है। दे आर लाइक हिंदी, इंग्लिश कुछ भी बोल लेते हैं। पर जैसे ही आप थोड़ा-सा अंदर हरियाणा की तरफ चले जाओगे, आपको वो ठेठ हरियाणवी मिल जाएगी। थोड़ा-सा राजस्थान साइड चले जाओगे, आपको ठेठ वहाँ राजस्थानी, फिर उसमें मारवाड़ी कल्चर भी होता है, वो आपको दिखने लग जाएगा। नीचे डाउन द लाइन चले जाओगे, कोंकणी, कन्नड़, वो सारी शुरू हो जाएँगी। सो उसके बेसिस पे भी ब्रांड्स एंड देयर टारगेट मार्केटिंग, टारगेट ऑडियंस पिच विल चेंज। तो आई थिंक यही सारे बेसिस हैं। या बहुत सारे बेसिस हैं, तो ये बेसिस का एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट आर द डिफरेंट बेसिस जिस पे एसटीपी एनालिटिक्स किए जा सकते हैं। सो यू हैव मल्टीपल बेसिस, हमने बहुत सारे बेसिस करे हैं एंड यू कैन जस्ट कोड देम एंड यस एग्जांपल्स तो हमने डिस्कस कर ही लिए। सो अब आता है इस टारगेट ऑडियंस एनालिसिस का जो हम ये कर रहे हैं इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। यस देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस। तो वो डिसएडवांटेज देखो, फायदे तो पता ही है हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एक ब्रॉड मार्केट में ना जाएँ, हम मतलब खो ना जाएँ, भीड़ में खो ना जाएँ, थोड़ा-सा स्पेसिफिक हो जाएँ, अपने टारगेटिंग कर सकें, डायरेक्ट शीट रख सकें, बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं। फ़ायदे तो वी ऑल नो दैट हाँ, किसी चीज़ को भी करने का एक जैसे होता है ना गोल स्पेसिफिक जाने के फ़ायदे बहुत है। लेट्स फोकस मोर ऑन द डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? एक्सक्लूसिविटी। तो एक्सक्लूसिविटी का यहाँ पे मतलब क्या है दैट मेबी a brand can become too narrow with the customers। तो जैसे आपने इतने सारे बेसिस पढ़े ना, कई बार होता है ना ज्यादा ज्ञान प्रॉब्लम हो जाता है। ज्यादा ज्ञान ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो जब आपको इतने सारे बेसिस पता चल गए, आपको इतने सारे पॉइंटर्स पता चल गए और आप वो मतलब कहते हैं ना जैसे सेगमेंट के अंदर भी सेगमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हो, नैनो सेगमेंट, माइक्रो सेगमेंट, वो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो समटाइम्स व्हेन यू वांट टू बी टू रेलेवेंट यू एक्चुअली बिकम इररेलेवेंट। जैसे कई बार होता है ना, कोई एग्जांपल सोचती हूँ मैं, नैनो का एग्जांपल इसमें आप ले सकते हो। नैनो ठीक है, नॉट अ वेरी परफेक्ट एग्जाम्पल बट यस धुंधला सा एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि नैनो चाहती थी वो एक ऐसे ऑडियंस ग्रुप के लिए आए जो ऑडियंस ग्रुप की सैलरी भी 1 लाख हो। जब स्टार्टिंग में नैनो का विजन की बात करी, जब रतन टाटा जी खुद थे एंड उन्होंने जब नैनो का सपना देखा था, लकटकिया कार उसको बोला जाता था, तो 1 लाख रुपीज हो और वो गाड़ी ले ले। तो उनका यही था ना दैट दे शुड स्विच फ्रॉम टू व्हीलर्स टू फोर व्हीलर्स, बट वो हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज जब लोग गाड़ी लेते हैं वो गाड़ी की तरह गाड़ी को लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने नैनो को एक टॉय कार समझा, बहुत सारे लोगों ने नैनो को एक ऑटो की तरह देखा। अच्छा, फिर उसके इंजन इश्यूज थे, उसके टायर इश्यूज थे, वेंटिलेशन इश्यूज थे। सो पीपल वर लाइक गाड़ी लेंगे तो मारुति तो ले लेंगे क्योंकि वो गाड़ी लगती है, पर नैनो नहीं लेंगे। नाउ व्हाट हैपेंड? एक्सक्लूसिविटी जब वो जाने लगे, उस ऑडियंस पे जाने लगे जिनकी इनकम भी कम हो और जो गाड़ी भी लेना चाहें, सो ग्रुप के अंदर ग्रुपिंग करना चाहें, सो एक्चुअली दे कुड नॉट स्ट्राइक अ राइट बैलेंस एंड दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट वाज अ फेलियर। So you can have example like that over there. Then changing customer preferences. जिस टाइम में आप हो, स्पेशली सोशल मीडिया वाला टाइम है, प्रेफरेंस इतनी जल्दी बदल रही है। लाइक अभी एग्जांपल देती हूँ, कॉस्मेटिक्स का ही हम लें। अभी 2-4 दिन पहले हम हाइलुरोनिक एसिड को बहुत ज्यादा वो कर रहे थे। अब थोड़े टाइम में हम क्या देखते हैं, मार्केट के अंदर नाइसिनामाइड आ जाता है। अब ये क्या है? अगेन समथिंग एक बम की तरह गिरा। सो वी वर जस्ट डीलिंग विद वन न्यू फॉरेन एंट्रेंट, मतलब कोई केमिकल एंड ऑल दोस थिंग्स, एक नया केमिकल आ गया। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ऑडियंस का प्रेफरेंस, ऑडियंस का टेस्ट इतनी जल्दी-जल्दी बदल रहा है दैट वी आर नॉट एबल टू कोप अप विद दैट। सो वो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी बदल रहे हैं और इसको मैनेज करना एक बहुत टफ टास्क होने वाला है। देन वी हैव कॉम्प्लेक्सिटी।
ये जो ऑडियंस और उनके टारगेट ऑडियंस को और ब्रीच करना, मतलब टारगेटिंग करना, सेगमेंटेशन करना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो दिखने में बहुत आसान लगता है। लाइक आई वाज गिविंग यू दैट एग्जांपल, वैल्यूज, लाइफ, एटीट्यूड वाला, जैसे ये था ना, वैल्स का स्टडी करना या उनके लाइफस्टाइल स्टेज को स्टडी करना, एटीट्यूड को स्टडी करना। तो सुनने में बहुत आसान लगता है, हाँ साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे, साइकोलॉजी एनालिसिस हो जाएगा। और उसको रियल सेंस में करना प्रैक्टिकली उतना ही डिफिकल्ट है जितना सुनने में आसान लगता है। सो ये जितना हमने इसको एग्जांपल वाइज कर लिया ना, हमारे पास रियल केस स्टडीज थे तो हमने कर लिया। बट अगर आज हमें एक रियल ब्रांड के लिए करना पड़े, शायद हमारे लिए भी एक बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लेक्स थिंग हो। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स जिसमें हम ये चीजों को एक्चुअलाइज कर सकते हैं। मतलब अगर हमें टारगेट एनालिसिस अब शुरू करना है, सो व्हाट शुड बी द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। तो फर्स्ट इज, अपने कस्टमर बेस को समझो और उसके लिए आप अपने इंटरव्यूज ले सकते हो, मतलब क्लाइंट इंटरव्यूज वगैरह ले सकते हो। तो सबसे पहले जो आपका एग्जिस्टिंग बेस है उससे स्टार्ट करो। पोटेंशियल तो आप कहोगे ना, मेरे लिए तो अथाह सागर की अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब स्काई इज द लिमिट एंड ऑल दोस थिंग्स, वो चलेगा। बट आप सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ शुरू करो, ठीक है ना। तो आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को समझो। तो अब एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को समझने के लिए आप क्या कर सकते हो? एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए आप कर सकते हो सर्वेज, इंटरव्यूज, फीडबैक्स उनके ले सकते हो, लाइक डिफरेंट सर्वेस करके उनके पेन पॉइंट्स को समझ के उनके इंटरव्यूज को कर सकते हो, ताकि वो चीज एक तरह से हैंडल हो जाए। सो यू हैंडल देयर, मतलब इश्यूज, देयर परसेप्शंस, उनको समझने की कोशिश करो। फिर ऑब्वियसली ऑनलाइन एनालिटिक्स है आपके पास, अपने वेबसाइट से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो वो डेटा को आप वेस्ट मत करो। उस डेटा को यूज करके वेबसाइट के पैटर्न को समझ के, जैसे आई वाज टेलिंग यू ना, कि उनका वो एंगेजमेंट पैटर्न कितना आएगा, उनका सेशन ड्यूरेशन कितना है, उनका क्या वो एंगेजमेंट कर रहे हैं, क्लिक थ्रू रेट क्या है, वो सारी चीजें उनकी वो करवाओ। एक तरह से उनका असेसमेंट करके रखो। और आजकल क्योंकि आप मार्केटिंग एनालिटिक्स कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आप आराम से कर भी सकते हो। सो व्हाई दे विजिट, अच्छा हाँ, व्हेन दे विजिट, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हो सकता है कि वो रात को आते हैं, दिन में आते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स के पेजेस पे सबसे ज्यादा आते हैं, वो सारा डेटा आपको वो प्रोवाइड कर सकता है। और अब यहाँ पे इवन आप देख सकते हो, यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का भी नाम लिखा हुआ है। सो जैसे हम मार्केटिंग एनालिटिक्स कर रहे हैं, गूगल है, जेमिनाई है, ये सारे भी डिफरेंट डिफरेंट आपको अपना डेटा प्रोवाइड करते हैं आजकल। तो आप नोटिस करो ना, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ये चैट जीपीटी हम कह रहे हैं, बट अभी मेरे पास एक रिसेंटली यूजी का बच्चा आया, एंड उसने ना चैट जीपीटी की जगह जेमिनाई पे सारा, मतलब अपना पूछ पाछ रखा था, मतलब जो भी उसको फैक्ट, मतलब जो भी वो रिसर्च का कर रही थी ना। तो शी जस्ट गॉट मी दैट लैपटॉप एंड सेइंग, मैंने ये ऑनलाइन ढूंढा, मुझे ये आंसर मिला। तो मेरे को भी पहले लगा शायद ये चैट जीपीटी है, क्योंकि इंटरफेस सेम लग रहा था। बट द मोमेंट मैं उसको डिटेल में देखने लगी, तो मुझे क्या दिखा कि इट्स जेमिनाई। तो इवन आई वाज शॉक कि जेमिनाई का इंटरफेस इतना अच्छा है, कि हम तो सिर्फ चैट जीपीटी करते रहते हैं, बट जेमिनाई का भी इंटरफेस बहुत अच्छा है एंड रिस्पॉन्सेज अच्छे हैं। सो मतलब आई थिंक द थिंग दैट शी वांटेड टू डू, शी एक्चुअली गॉट द रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर। सो इट डिपेंड्स, ये सब एनालिटिक्स है। सो आप नोटिस करो ना, क्या जेमिनाई के पास ये नहीं जा रहा कि कौन सा बच्चा उसको क्यों यूज कर रहा है, और वो इसको क्यों नहीं इम्प्रूव करने के लिए यूज करेगा। तो जो एक कल भी एक शायद ना बात हो रही थी ऐसे सरसरी, दैट गूगल मैप्स पे शायद वो फीचर है ना 3D वाला, या लाइव लोकेशन शेयरिंग वाला, तो वो उसके नीचे लिखा हुआ था 2026। तो वो वही कह रहे थे, ये फीचर तो अभी आया है, ये पहले नहीं था, ये वाला जो 3D लोकेशन वाला है, ये फीचर अभी आया है। सो मैप्स भी अपडेट हो रहे हैं। सो इट्स नॉट ली एक जमाने के वो मैप्स बना दिए और वही चली जा रहे हैं। उनको इन्होंने इतना मॉडर्नाइज कर दिया है कि अब आप यहाँ बैठे हो ना, तो आपको नेपाल का भी पूरा मैप दिख जाएगा। सो स्ट्रीट व्यू, लेन व्यू, वो सारी चीजें भी आपको एक्सेसिबल हो जाती है। तो ये सब ऑनलाइन बिहेवियर से हम समझ पाते हैं कि ऑडियंस को अब ये चाहिए, वो चाहिए। देन यू कैन ऑल्सो सीक फीडबैक। देखो, एक तो है कंप्लेन्स वगैरह के थ्रू जो फीडबैक मिल रहा है उसको असेस करो, एक है जो लोग पॉजिटिव है, जो आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं, आप उनसे फीडबैक लो, जबरदस्ती लो। इफ दे आर नॉट लाइक, मतलब वैसे कोई फीडबैक, जैसे कई लोग कहते हैं ना, नहीं कोई फीडबैक नहीं है, बट स्टिल पूछो कि क्या पसंद आया, अगर कुछ भी कमी नहीं है तो फिर अच्छा क्या लगा, और हम उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। सो पर्सपेक्टिव्स लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार उस पर्सपेक्टिव से ही यू गेट एन एज कि आप आगे और क्या कर सकते हो। ठीक है।
नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप में क्या था दैट वी हैव टू गेट टू योर ऑडियंस बेस एंड वी हैव टू गेट देयर इन्फॉर्मेशन। सो अपने कस्टमर बेस को, करंट कस्टमर बेस को एनालाइज करना है। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, मार्केट रिसर्च करो। आई थिंक इसमें आपका यूनिट 1 यूज होगा, क्योंकि यूनिट 1 में वी डिड दैट, डेटा के सोर्सेस कहाँ से आते हैं, तो वो मार्केट के ऊपर समझो, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को समझो। तो अगर आप इंडस्ट्री के ट्रेंड को नहीं समझोगे, मार्केट को नहीं समझोगे, तो अब देखो ये मार्केट का एक ट्रेंड ही था ना दैट ऑल दोज, मतलब जितने भी ये ब्रांड्स एंड एप्स थे, जो सारा पे थ्रू फोन थे, इनका एक ट्रेंड बन गया था, स्कैनर 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 स्कैनर। तो सबने वो फीचर निकाल दिया था। तो ट्रेंड के साथ नहीं चलोगे तो ऑब्वियसली एक आउटडेटेड हो जाओगे। सो अंडरस्टैंड द ट्रेंड जो चल रहा है। तो या तो सबसे पहले गैप को आइडेंटिफाई कर लो, जैसे पेटीएम ने सबसे पहले किया था, दैट्स वाई उसको वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला था। सो अंडरस्टैंड द गैप इन द मार्केट, देन डू कंपेटिटिव स्टडी कि आप कब तक नंबर 1 रह सकते हो, क्योंकि आज नहीं तो कल। लाइक आई विल गिव यू वन एग्जांपल। शार्क टैंक के ऊपर ना आजकल बहुत प्रोडक्ट्स आने लगे हैं जो किड्स रिलेटेड है, एंड स्पेशली किड्स रिलेटेड इस तरीके से है, लाइक नो स्क्रीन टाइम या लेस स्क्रीन टाइम वाले जो प्रोडक्ट्स है। तो वो जो बना रहे हैं वो बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। बट देन जो फर्स्ट वाला बना रहे हैं ना, वो बहुत महंगे बना रहे हैं। लाइक गिव यू वन एग्जांपल। मैंने ऐसे ही एक प्रोडक्ट देखा था, इट वाज लाइक, हाँ, आई थिंक पैंडा बॉक्स करके थी वो कंपनी, पैंडा बॉक्स थी, या पैंडा बॉक्स थी। एंड व्हाट आर दे मेक, हाँ, पैंडा बॉक्स थी। एंड व्हाट आर दे मेकिंग, दे आर मेकिंग लाइक दीज सॉफ्ट टॉयज बना रहे हैं। सॉफ्ट टॉयज में देखो, लाइक शायद ये बचता भी है, मंत्र चैंटिंग लिखा है ना। सो अगर आप इस पे लाइक वो प्रेस करोगे, तो हनुमान जी जैसे हनुमान चालीसा बोलने लग जाएंगे, शिव जी जी हैं, ओम नमः शिवाय बोलने लग जाएंगे, मे बी समथिंग लाइक दैट। सो बट यू सी द कॉस्टिंग, कॉस्टिंग देखो आप, इट्स टेडी बेयर तो आपको दिख जाएगा। देखो कोई चीज 1400 की है, कोई चीज 1100 की है, कोई चीज 1000 की है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये इनको पता है अभी शायद, मे बी दे हैव लाइक न्यू थिंग इन द मार्केट और लोगों को पता नहीं है। बट इस चीज को कॉपी करने में कितना टाइम लगेगा, और ये जो चीज प्रेस करके बोलने वाली है, आपको लगेगा मैम ये तो बहुत पुराना भी नहीं है। अब लोकल मार्केट में चले जाओ, कितनी डॉल्स आती हैं जिनको ऐसे शायद चेस्ट में प्रेस करो तो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, कितना बोलती हैं वो। तो इसमें करना क्या है, आई लव यू की जगह कोई मंत्र ही तो डालना है। तो क्या ये इनोवेशन कॉपी नहीं हो सकती? सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, दैट कंपेटिटिव एनालिसिस करो। तो जब तक वो उनका इसमें शायद एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है ना, तब तक तो वो मजे ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं इन द सेंस, मतलब दे आर चार्जिंग अ वेरी हाई प्राइस। सो 1000 रुपीज का एक सॉफ्टवेयर दे आर सेलिंग, और वो इसको मेंटेन भी कर पा रहे हैं। बट द मोमेंट दिस प्रोडक्ट विल बिकम कॉपी इन द मार्केट, मतलब और कंपेटिटर्स आ जाएंगे और वो इसको 300-400 रुपए का बेचेंगे, इनको अपने आप अपने प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट सर्वाइव, या तो एक नया प्रोडक्ट लेकर आना पड़ेगा। सो ये ही एक सिचुएशन होती है कि आपको अपने कंपेटिटर को स्टडी करना पड़ता है, आपको ट्रेंड को समझना पड़ता है, ट्रेंड को स्पॉट करना पड़ता है, और जैसे ही वो ट्रेंड आउटडेट होने लग जाए, आपको या तो अपने एफर्ट्स पे वर्क करना चाहिए, या आपको वो ट्रेंड से कुछ अगेंस्ट करना चाहिए। मतलब यू हैव टू बी अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज ऑल थ्रू। सो ये सारा इसमें आ गया आपका मार्केटिंग रिसर्च, कंपेटिटिव रिसर्च, गैप आइडेंटिफिकेशन, ये सेकंड स्टेप हो गया। फिर थर्ड में सोशल फॉलोअर्स, बिकॉज यू आर डूइंग इट विद एनालिटिक्स, यू आर डूइंग इट विद ऑनलाइन थिंग। तो अपने सोशल फॉलोअर्स को देखो, सोशल फॉलोअर्स को सब कुछ समझने की कोशिश करो, फ्रॉम देयर डेमोग्राफिक्स, फ्रॉम देयर इंटरेस्ट, साइकोग्राफिक्स, मतलब जितना आप उनमें से, प्लेटफॉर्म प्रेफरेंस, हाँ प्लेटफॉर्म प्रेफरेंस भी बहुत फर्क पड़ता है। लाइक कई लोग होते हैं, जैसे मैं ही हूँ, क्लास लेने के लिए हमेशा लैपटॉप प्रेफर करती हूँ। तो अगर क्लास लेनी है तो आई प्रेफर अ लैपटॉप। हाँ, छोटे मोटे काम करने हैं, लाइक कोई नोट अपलोड करना है, कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना है, ठीक है, मोबाइल इज ओके। प्लेटफॉर्म प्रेफरेंस है ना, क्योंकि क्लासरूम लेने का वो जो एक मेन एक्सपीरियंस होता है, मतलब एज अ टीचर आई एम सेइंग, वो मुझे लैपटॉप पे ही मिलता है। हो सकता है एज अ स्टूडेंट आपको मोबाइल ज्यादा हैंडी लगता हो, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो, तो मोबाइल पे आपको ज़्यादा बेटर मिल जाता है। तो बिकॉज़ आपको कुछ भी स्क्रीन शेयर नहीं करनी है, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, आपको एक्सेस नहीं चाहिए। अब जैसे मोबाइल में जनरली कई बार ये भी हो जाता है दैट क्लास आप ले रहे हो बट कोई डॉक्यूमेंट लैपटॉप में पड़ा है, तो हाउ विल यू एक्सेस इट? और वो और सरदर्दी हो जाती है, उसको फिर वहाँ से कहीं ड्राइव से ढूँढ के शेयर करना, दैट बिकम्स एन लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो सीधी रखने के लिए यही है कि भई लैपटॉप में ले लो, क्योंकि लैपटॉप में आपके एनएफ फाइल्स होती हैं।
सो प्लेटफॉर्म प्रेफरेंस क्या है? तो आप लोग जैसे एप्स यूज करते हो तो स्पॉटिफाई यूज करते हो, तो स्पॉटिफाई पे आपका प्लेटफॉर्म क्या है? आधे लोग स्पॉटिफाई गाड़ी में सुनते हैं बिकॉज लाइक दे आर ट्रैवलिंग, तो स्पॉटिफाई सुन रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो शायद जीवन में है ही नहीं उनके पास म्यूजिक सुनने का टाइम। तो प्लेटफॉर्म क्या है? सो दैट कार की स्क्रीन इज द प्लेटफॉर्म। कई लोग इंस्टाग्राम वगैरह फोन पे यूज करते हैं, कई लोग इंस्टाग्राम जो एक्चुअली कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो अपने लैपटॉप वगैरह पे भी उसको डाउनलोड करके पूरा यूज करते हैं। सो प्लेटफॉर्म प्रेफरेंस। सो अगेन दिस इज अ यूनिक बिहेवियर जिससे कंपनी वाले अपने आप को टारगेट एंड सारा टेलर वगैरह कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ऑडियंसेस को समझना, सोशल मीडिया ऑडियंसेस को समझना, तो सोशल फॉलोअर्स को समझना। देन एनालाइज योर कंपेटिटर्स। यहाँ इस वाले कंपेटिटर्स और उस वाले कंपेटिटर्स में फ़र्क क्या है? वहाँ पे आप अपनी इंडस्ट्री को पूरा समझने की कोशिश करते हैं, इंडस्ट्री के ट्रेंड को समझने की कोशिश कर रहे थे। जब हम इंडस्ट्री बोलते हैं तो हमारे कंपेटिटर्स ज़्यादा होते हैं। जब हम डायरेक्ट कंपेटिटर एनालिसिस करते हैं तो हमारे कंपेटिटर्स कम हो जाते हैं। लाइक अगर मैं एक इंडस्ट्री की बात करूँ तो जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं, तो ईवी इज़ एन इंडस्ट्री। तो ईवी में जितने ऑटोमोबाइल्स हैं और जो सारे ईवी के मतलब रेस में लगे हुए हैं या काम कर रहे हैं या कुछ ना कुछ ईवी रिलेटेड करते हैं, वो सब उस इंडस्ट्री का पार्ट है। बट दे मे नॉट बी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। जैसे मारुति का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन एक ज़माने में उससे होता था, होंडा से होता था। तो अब मारुति का होंडा नहीं है, होंडा भी है, हुंडई भी है, पंच, टाटा हैज़ बिकम अ वेरी मेजर प्लेयर। तो टाटा एक प्लेयर बन गया जो एक ज़माने में मारुति का कभी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं होता था, अब वो मारुति का एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बन गया है। सो इंडस्ट्री में तो टाटा और मारुति सदियों से है, बट डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स वो कभी नहीं थे, जो अब टाइम धीरे-धीरे चेंज होता जा रहा है। सो सबसे पहले आप अपने देखो क्या कह रहा है, कंपेटिटर को जब समझना शुरू कर रहे हो, तो कंपेटिटर के ऑडियंसेस को समझो। तो मारुति वाले को ये भी समझना चाहिए दैट व्हाई पीपल आर गोइंग टू टाटा। वो लोग कौन से हैं जो टाटा प्रेफर कर रहे हैं? क्या रीजन है कि वो टाटा के पास जा रहे हैं? उनकी टारगेटिंग कैसी है? क्या ये ओवरलैपिंग है? क्या वो कुछ यूनिक दे रहे हैं? सो अपने कॉम्पिटिटर के ऑडियंस को समझो, उनकी फिर स्ट्रैटेजीज को समझो। तो टाटा की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी, अलग-अलग वेरिएंट्स निकालो, लोगों के डिजाइन के अकॉर्डिंग निकालो, लोगों की डिमांड्स के अकॉर्डिंग निकालो और फिर उसको मार्केट में एक अच्छे प्राइस पे लेकर आओ। तो उसकी स्ट्रैटेजी को समझो और फिर समझो क्या आपका कोई गैप एंड अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक वही गैप्स एंड अपॉर्चुनिटी को समझते हुए फिर मारुति ने भी सोचा कि नहीं, अब मैं ईवी में भी जाऊंगा, मैं कार्स के डिजाइन को भी थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगा, थोड़ा यूनिक स्पेसिफिक बनाऊंगा, ऑडियंस के रेलेवेंट बनाऊंगा। तो वो मारुति ने अपना सदियों पुराना जो होता था ना, मारुति को हमेशा किफायत के फॉर्म में देखा जाता था, किफायती गाड़ी। तो आप वो समझ गए कि ऑडियंस को सिर्फ किफायत नहीं चाहिए, ऑडियंस को फीचर्स भी चाहिए। सो किया, एमजी जैसी गाड़ियां इसलिए बिक रही है बिकॉज दे आर ऑफरिंग देम अ फीचर रेंज प्रोडक्ट। तो वो फीचर्स उनको ऑफर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट यू हैव, अब अपने कस्टमर का पर्सोना बनाओ। अब ये पर्सोना बनाने का मतलब क्या है? सोचो, एक फिक्टिशियस कैरेक्टर सोचो, एक रिप्रेजेंटेशन सोचो कि आपका आइडियल कस्टमर कैसा होगा। सो हम हमेशा समझते हैं ना कि हमारा आइडियल कस्टमर ऐसा होगा, तो ये ह्यूमनाइज योर ऑडियंस। समझो अगर आपका ऑडियंस एक इंसान होता तो उसके क्या क्या डिजायर्स होते हैं, डिमांड्स होते हैं, वो लिस्ट डाउन कर दो, उनकी नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स, एम्पैथी, फिर अलाइनमेंट। तो अब हर पर्सोना को आप वो कैसे दोगे? तो जैसे आपने उसकी 4 ज़रूरतें लिखी, तो अब आप ये देखो कि ये ज़रूरत इस फीचर के साथ मैच हो रही है, ये ज़रूरत इस फीचर के साथ मैच हो रही है, ये ज़रूरत इस पॉइंट के साथ मैच हो रही है। तो वो अलाइनमेंट करके देखो। मतलब दिस इज़ या लाइक योर इंटरनल वर्क। तो आप अपने खुद के ऊपर काम कर रहे हो कि आप एक खुद एक टारगेट ऑडियंस को समझने की कोशिश कर रहे हो, जिस टारगेट ऑडियंस को ये चाहिए और आप उसे ये ऐसे दोगे। सो अगेन योर ओन वर्क एंड देन फॉर्म डिसीजन मेकिंग। और फाइनली हर चीज़ का फाइनल कर दो कि हाँ, ये डिसीजन डन, ये डिसीजन डन। तो जैसे-जैसे आपकी अलाइनमेंट होती जाएगी, आपके डिसीजंस होते जाएँगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको ये भी करना चाहिए, आपका ऑडियंस कौन नहीं है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या हो जाता है, हम ऑडियंस कौन है उस पे तो मेहनत कर लेते हैं, बट हम ये नहीं समझते हमारा ऑडियंस कौन नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, फीडबैक या क्रिटिसिज़्म जो ऑडियंस नहीं है, उनसे आ रहा होता है। तो अगर उनसे आ भी रहा है तो सुनो ज़रूर, बट उस पे इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ वो तो आपका टारगेट ऑडियंस था ही नहीं। अब मारुति की गाड़ी को अगर कोई जैगुआर ओनर क्रिटिसाइज़ करे, सो मारुति को ऐसा नहीं है सुनना नहीं चाहिए, सुनना तो चाहिए, बट वो जैगुआर ओनर है, वो कभी मारुति नहीं लेगा।
वो शायद जैगुआर के बाद डिफेंडर लेना पसंद करेगा, शायद मे बी फरारी लेना पसंद करेगा। सो इस क्रिटिसिज्म को कितना वेटेज देना है, कितना सुनना है, कितना सीरियसली लेना है, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। कि आपको पता होना चाहिए आपका टारगेट ऑडियंस कौन नहीं है। नहीं भी बहुत जरूरी होता है, होने पे तो जनरली हम सारे ही ध्यान देते हैं, बट नहीं वाला भी हमें पता होना चाहिए। एंड लास्ट, कंटिन्यूअसली रिवाइज। तो ये सारे स्टेप्स पे आपको कंटिन्यूअस रिवीजन करना चाहिए, कंटिन्यूअस अपडेशन करना चाहिए, ताकि कोई चीज आपसे कभी भी छूटे ना। और यहाँ पे बिकॉज वी आर डूइंग एनालिटिक्स, तो देखो उन्होंने गूगल एनालिटिक्स का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, बिकॉज गूगल इज समथिंग जो सब यूज करते हैं। सो यू यूज एनी टाइप ऑफ एनालिटिक्स टूल्स, बी इट गूगल, बी इट माइक्रोसॉफ्ट, बी इट एनी अदर प्लेटफॉर्म जो आपको ये फैसिलिटी देता है, ताकि आप हर चीज समझ सको। और वो हर चीज में देखो द सेम थिंग इज देयर, डेमोग्राफिक समझ सको, यूजर बिहेवियर समझ सको, ट्रैफिक सोर्सेस समझ सको, उनका डाटा समझ सको, और उस डाटा से अपने टारगेट ऑडियंस को और ज्यादा रिफाइनली क्राफ्ट कर सको। सो वो सारा वही वो कह रहे हैं, एनालिटिक्स एंड ऑल दैट यूज करना है। अब जो हम टारगेट पर्सोना की बात कर रहे थे, दैट आप एक टारगेट पर्सोना बनाओ और उसको राइट तरीके से बनाओ। तो इसके लिए क्या स्टेप्स आप ले सकते हो? फर्स्ट स्टेप जो आप ले सकते हो, दैट इज समथिंग कॉल्ड अ मीडिया किट। अभी मीडिया किट क्या है? बेसिकली ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वाले बहुत यूज करते हैं, जिसमें वो जितने भी उनके डेमोग्राफिक लोग हैं ना, उनकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक अप टू डेट प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। लाइक आप नोटिस किया करो, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज है ना, इनके एडवर्टाइजमेंट्स ना बड़े रेलेवेंस से होते हैं। रेलेवेंट इन द सेंस, मतलब एड्स तो सभी बनाते हैं और सभी के रेलेवेंस होते हैं, बट इनके एड्स ना बड़े टारगेट ऑडियंस बेस्ड रेलेवेंस होते हैं। लाइक पता नहीं, वो बिलबोर्ड पे ही देखा था अभी, बिलबोर्ड वाले एड्स ना, मेटा का एक एड था, मेटा एड्स, बिलबोर्ड, जो दिल्ली में काफी अभी पीछे फेमस हुए थे, और ये आई थिंक हार्डली एक आधे महीने पहले की बात है। वो एक टोपी वाला ऐड था जो मैंने देखा था। हम्म, चलो अब मेटा नहीं मिल रहा तो गूगल का देखो। गूगल का एक अभी आया है, गूगल का मैंने जो ऐड देखा है बिलबोर्ड वाला, जहाँ सर्च करो वहीं कंपेयर करो, कुछ ऐसे करके मैंने देखा। पता नहीं आएगा नहीं आएगा, वही वाली बात है ना, बिलबोर्ड्स जनरली दिखते नहीं है क्योंकि बिलबोर्ड्स उस जगह पे ही होते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, बेसिकली इनके एड्स बड़े रेलेवेंट होते हैं कि दे एक्चुअली टच द पल्स जो ऑडियंस इनको जिसके लिए यूज कर रही है। सो गूगल, जैसे गूगल पे हम करते हैं ना, सर्च करते हैं, जूते सर्च किए, तो अब गूगल इस तरीके से अपने आपको एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हम सिर्फ आपको सर्च करने में नहीं, हम आपको उसको कंपेयर करने में भी हेल्प देंगे। तो जैसे जनरली हमारा क्या होता है, हम जूता ढूंढ लेते हैं, जैसे हम क्लास में कितनी बारी एडवर्टाइजमेंट्स, मतलब कितनी बार एग्जांपल्स करते हैं, लाइक नाइक के कोई शूज ढूंढ लिया आपने, ठीक है, और सपोज करो वो ये वाला शूज है, तो अब आप इसको कंपेयर कराना चाहते हो एडिडास के साथ, और हम क्या करते हैं, हमने नाइक का ये वाला जूता देख लिया, प्रोमिना है, अब हम वही एडिडास का जूता देख लेंगे, एडिडास के शूज देख लेंगे। सपोज करो एडिडास का ये सांबा है, तो वो प्रोमिना है, सांबा है, अब हमें इन्हें बाय करना है। अब हम क्या करेंगे, इनको बाय करने के लिए हम शायद अमेजन के ऊपर जाएंगे और वहां कंपेयर करेंगे। आपने नोटिस किया होगा, जब आप मोबाइल फोन्स भी लेते हो ना, तो आप मोबाइल फोन्स भी लेते हो तो आप ऐसे करते हो, जैसे सैमसंग S26 वर्सेस आईफोन 17 सपोज। सो आप नोटिस करना, ये देखो 91 मोबाइल्स में इनका वर्सेस आ गया। मैं मतलब वो प्लेटफॉर्म्स दिखा रही हूँ जिन पे इनके ना ऐसे ये आ जाते हैं वर्सेस, रिलायंस डिजिटल पे आ गया, बहुत सारे ऐसे, ये गैजेट्स वाला भी होगा, गैजेट्स 360 होता है उसका बड़ा फेमस है, तो गैजेट 360 पे भी आ जाएगा। तो ये ऑनलाइन कंपैरिजंस बहुत आते हैं। गूगल का वो ऐड था कि आप सर्च करते हो गूगल पे, कंपेयर करने जाते हो एक्स वाई जेड और प्लेटफॉर्म्स पे, तो गूगल का वो यही था टारगेटिंग, जहाँ सर्च करो वहीं कंपेयर करो ना, तो मुझ पे ही आके कंपेयर करो, डायरेक्ट मेरे जेमिनाई से पूछो, वो आपको बता देगा। तो इसमें जेमिनाई की भी ग्रोथ होगी, और इसमें तभी वो ऊपर देखो लिख के देता है ना, आस्क जेमिनाई।
सो व्हाटएवर यू वांट टू लुक, यू जस्ट गो टू जेमिनी एंड वहीं सर्च करो। सो जहां प्राइस ढूंढो वहीं कंपेयर करो, जहां चीज को ढूंढो वहीं डिबेट करो, समथिंग लाइक दैट। सो ये हम क्या कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली यूजिंग द डेमोग्राफिक की इंफॉर्मेशन, कि ये डेमोग्राफी हमारी करती है, वो चीज ढूंढती है और फिर उसको कंपेयर करती है। तो हमने अपना एक पर्सन बना, हम ये किट बना रहे हैं कि हमारा किट का मॉड्यूल ऐसा ही होना चाहिए कि हम उस टारगेट ऑडियंस की ही स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जाएं। देन यू कैन यूज रेटिंग्स, बहुत सारी रेटिंग्स एजेंसी होती है जिसमें से नीलसन एक बहुत फेमस है। नीलसन की रेटिंग्स बहुत सारे चैनल्स वगैरह भी यूज करते हैं। तो नीलसन रेटिंग्स को यूज कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए व्हाट इज रेटेड हाउ मच, मेजरमेंट के लिए बेसिकली कौन सी चीज को कितना वेटेज मिल रहा है, लाइक प्लेटफॉर्म्स को या चैनल्स को। एंड यू कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन फॉर योर एडवांटेज, अपने फायदे के लिए यूज करो। देन सोशल मीडिया पे आप अपने एनालिटिक्स को इस तरीके से करो कि वो एनालिटिक्स सिर्फ डेटा कलेक्ट ना करें, उसमें से इनसाइट्स दें। सो एक गूंगा तोता नहीं, एक इंटेलिजेंट तोता बनो। सो तोता है जो बोलता है, और वो गूंगा नहीं होना चाहिए। लाइक इट शुड नॉट ओनली स्पिल आउट द डेटा कि हाँ इतने लोग आए, ऐसे 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 आए, उसमें से रादर इन्फॉर्मेशन निकाल के बताए कि इतने लोग आए जिसमें से इतने मेल्स थे, इतने फीमेल्स थे। तो एक आपको जेंडर बेस्ड एनालिसिस मिल गया। एज वाइज एनालिसिस करे, डेमोग्राफिक वाइज, लोकेशन वाइज। तो जब वो आपका डेटा ही आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करने लग जाएगा, थिंग्स विल बिकम ईजी फॉर यू। और अगर आपका डेटा खुद नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली यू वुड हैव टू रिलाई ऑन थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। तो किसी और डेटा प्रोवाइडर, किसी और सर्विस प्रोवाइडर से आपको जाके वो सारा ट्रैकिंग वगैरह करवाना पड़ेगा। बट दैट्स बेटर दैट यू डू इट ऑन योर ओन। तो ये बस कुछ जनरेशंस का एक चार्ट दिया है कि हाउ जनरेशंस हैव चेंज्ड ओवर टाइम। सो ये लास्ट ईयर का है, सो दैट्स व्हाई 2025 तक है, 2026 शुड हैव बीन एडेड हियर। देन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखना, दैट दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ टारगेट ऑडियंस। और ये क्यों इंटरेस्टिंग है, यू मे गेट अ केस स्टडी के अंदर पैराग्राफ जो इससे इंस्पायर्ड हो सकता है। सो केस स्टडी है किसी XYZ प्रोडक्ट के ऊपर, एंड यू कैन गेट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू STP फ्रॉम दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन द केस स्टडी। सो सपोज एक कंपनी X है और उसका टारगेट ऑडियंस क्या है, मतलब जिस टारगेट के लिए वो जा रही है, दे आर टेक savvy एंड दे आर मिलेनियल्स। सो टेक savvy भी होने चाहिए और मिलेनियल्स भी होने चाहिए। तो अब उनकी डेमोग्राफी क्या हो सकती है, या हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सो मिलेनियल्स हैं तो 25 से 34 हो गए, लाइक आई आल्सो गिव यू द सेम एज ग्रुप। अर्बन ड्वेलर्स हैं वो लोग, और मेल्स हैं। सो टेक savvy भी चाहिए, अर्बन में रहने वाले भी चाहिए, एंड दे आर मेजरली मेल्स। सो मेल्स हैं तो उनके इंटरेस्ट क्या है, अगर हम इंटरेस्ट पॉइंट्स पे जाएं तो टेक्नोलॉजी, गेमिंग, गैजेट्स, सोशल मीडिया, सारे मतलब लड़कों वाले शौक एक तरह से। देन पेन पॉइंट्स क्या हैं, उनको लगता है कि जो अभी वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसमें वो अप टू डेट नहीं रह पाते लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के साथ, और वो रिलायबल रिव्यूज़ वगैरह उनको नहीं मिल पाते। सो वो जो प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं वो इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेक फोरम है। अब आप कहोगे मैम फिर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, ये आपको सिर्फ आपके ऑडियंस के बारे में पता है। लाइक मे बी जो केस स्टडी आ रही है उसमें भी ऐसे ही आपको ऑडियंस के बारे में समझाया जाए, एंड देन यू कैन गेट अ फॉलो अप क्वेश्चन दैट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑडियंस या ऑन द बेसिस ऑफ देयर टारगेट ऑडियंस, कैन यू कमेंट व्हाट kind of marketing analytics they can use, या how they can handle the problem pain points, जो ये pain points है, या what should they do with the platforms जो आपको बताए गए हैं। क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है, लाइक व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ द डेमोग्राफी एंड द इंटरेस्ट दैट इज शेयर्ड। तो हर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पेन पॉइंट्स का एग्जांपल होगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उससे ये वो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करे। तो वो अगेन आपका एक क्रिएटिव पर्सपेक्टिव हो जाएगा कि हाँ अगर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो कंपनी वो डेटा यूज करे, ह्यूमन पर्सोनास बनाए और उसको अंडरस्टैंड करके, उसको एसेस करके एक सोल्यूशन क्रिएट करे। दैट कैन बिकम योर आंसर। फिर प्लेटफॉर्म्स का यूज करके वो मार्केटिंग कर सकते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, वो गूगल एनालिटिक्स यूज कर सकते हैं ताकि बेटर इन वेबसाइट्स पे जाके या इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके वो एडवर्टाइजमेंट कर सके। एंड अगर ये पूछा जाए कि डेमोग्राफिक्स और इंटरेस्ट का क्या इन्फॉर्मेशन है, तो हम जब STP एनालिटिक्स करते हैं तो हमें बहुत सारे बेसिस को समझना होता है। तो उनमें से ये दो बहुत मेजर बेसिस हैं, जिसमें से एक डेमोग्राफी हो गया, एक इंटरेस्ट हो गया। अगर हम इन दो बेसिस को अच्छे से समझेंगे तो हम अपने प्रोडक्ट्स को उस हिसाब से बना सकते हैं। सो केस स्टडी में जब क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं होता, शॉर्ट ही होता है, मे बी 5 मार्क्स 6 मार्क्स का। बट देन यू शुड बी अवेयर कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव दिस पैराग्राफ जिसमें कुछ टारगेट ऑडियंसेस का आपको एग्जांपल दिया है, एंड देन यू हैव बीन टोल्ड कि उसको कैसे हैंडल करना है। सो एक कंपनी X है, कंपनी Y है, सो दीज आर हेल्थ कॉन्शियस पेरेंट्स हो गए, तो देखो एज ग्रुप बदल जाएगा, 30 से 45 हो गया वो।
यंग पेरेंट्स हैं, जेंडर्स भी दोनों आ जाएँगे, तो हर चीज़ चाहते हैं, फिटनेस भी चाहते हैं, हेल्दी न्यूट्रिशन भी चाहते हैं। पेरेंट्स हैं तो पेरेंटिंग नहीं कर पा रहे, काम और बच्चों को मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है और जो प्लेटफ़ॉर्म्स पे वो एक्टिव हैं, वो फेसबुक, पिंटरेस्ट, पेरेंटल ब्लॉगिंग। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि हाउ द प्लेटफ़ॉर्म्स कैन हेल्प द पेरेंट्स इन सॉल्विंग देयर पेरेंटल प्रॉब्लम्स। सो एनीथिंग लाइक दिस कैन कम एंड आपको पता होना चाहिए। And even to write your examples, you can use this information. So I hope this point is clear. Next we have, last but not the least, success कैसे करेंगे कि जितना हमने ये एनालिसिस किया उसका रिजल्ट क्या आया। सो रिजल्ट के लिए आप देख सकते हो यू हैव टू मेजर ऑडियंस के एंगेजमेंट, और वो ऑडियंस की एंगेजमेंट कैसे आएगी, लाइक्स के थ्रू, क्लिक थ्रू रेट्स के थ्रू, शेयर्स, कमेंट्स, एंगेजमेंट रेट। अब आप देखोगे नाउ यू आर बिकमिंग टेक्नोलॉजिकली लिंग्विस्टिक इन दिस। तो जब हमने स्टार्ट किया था ना, तब हमें लगता था वो एसईओ क्या होगा, सीटीआर क्या होगा, कैक क्या होगा। बट अब जब हम इतनी क्लासेस में इन वर्ड्स को यूज कर चुके हैं, सो यू सी अब हम सक्सेस को भी इन्हीं वर्ड्स में मेजर कर रहे हैं, सीटीआरस के फॉर्म में, एंगेजमेंट मेट्रिक्स के फॉर्म में। सो अब ये हमारे डेली टू डेली के यूजेज के वर्ड्स बन जाएंगे। कन्वर्जन रेट्स, सो पहले वो कन्वर्जन रेट भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था, अब समझ चुके हैं उसको मार्केटिंग मेट्रिक्स के अंदर। सो वी कैन हैव दैट कि कितने साइन अप्स हुए, डाउनलोड्स हुए, कितने परचेजेस हुए, कितने ऐड टू कार्ट्स हुए, एंड उनका फिर फीडबैक, सर्वे, रेटिंग, कम्युनिकेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बॉट के थ्रू, वो सब कैसे आई। फीडबैक के बाद ऑडियंस का ग्रोथ ट्रेंड, लाइक हमारा ऑडियंस का कर्व ऊपर गया नहीं गया, व्हाट इज द ट्रैक्शन रेट, वो सारा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑब्वियसली योर सेल्स एंड रेवेन्यू। तो कुछ बोले ना बोले, एटलीस्ट आपका सेल्स एंड रेवेन्यू तो बोलेगा ही बोलेगा। तो अगर वो बोल रहा है तो इसका मतलब आपका रिजल्ट सक्सेस है, नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब यू आर नॉट गेटिंग दैट थिंग। सो बट डेफिनेटली अगर एक जर्नी है तो आपको कॉन्टिन्यूअस रिविजन्स करनी पड़ेंगी, डेटा को ढंग से यूज करना पड़ेगा। एम्पैथी, यहाँ पे एम्पैथी का मतलब यही है दैट हम ये सारी चीज ऑडियंस को समझने के लिए कर रहे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। ऑडियंस वो कहते हैं ना, मार्केट में, मार्केटिंग के अंदर कस्टमर भगवान होता है, तो वो उस भगवान से ऊपर कुछ नहीं है, उस भगवान को कॉन्टिन्यूअसली समझते रहो। जब भगवान की पसंद बदल जाए तो इसका मतलब आपको भी अपना कुछ तरीका बदलना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी। बदलाव का अब आप कहोगे मैम आप बदलाव की बात कर रहे हो फिर आप कंसिस्टेंसी कह रहे हो। बदलाव का मतलब है मे बी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, बट at the end of the day you have to, if you were a successful brand earlier, you have to be a successful brand now also। यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब ये है। कंसिस्टेंसी का मतलब ऑब्वियसली ये नहीं है सेम चीज को ही करते रहो। तो पार्ले जी का भी हमने एग्जांपल देखा कि वो भी साल दर साल बदलता रहता है। और अभी रिसेंटली ना पार्ले जी का एक मैं आर्टिकल पढ़ी थी दैट पार्ले जी ऑल्सो हैज नाउ स्टार्टेड एंटरिंग रीजनल एडवर्टाइजिंग। अब ये रीजनल एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है, बहुत सालों तक पार्ले जी यूनिवर्सल एड्स बनाता था, तो वो एक ही एड हिंदुस्तान के हर कोने में जा रहा है। बट नाउ दे हैव आल्सो अंडरस्टैंड कि ऑडियंस बदल रहा है और उसके लिए हमें रीजनल जाना पड़ेगा। तो अभी असम में बिहू वगैरह हुआ था, तो उन्होंने पार्ले जी का एड उस थीम पे निकाला था। सो नाउ पार्ले जी भी ये समझ रहा है कि अब ऑडियंस का एक फील बदल रहा है, पिच बदल रहा है, तो अब वो जमाना चला गया कि जब एक ही चीज को पूरे हिंदुस्तान में दिखा के आप बेच सकते हो। तो नाउ दे आर ऑल्सो गोइंग रीजनल। सो वो रीजनल होना भी उनके लिए ज़रूरी है। सो वही मॉनिटरिंग एंड अडैप्टिंग, एनवायरनमेंट को टेस्ट करना, नई-नई चीज़ों को ट्राई करना और हमेशा इसके लिए एंगेजमेंट एंड इंटरैक्शन को ओपन रखना। पॉइंट्स इसके जो काफ़ी स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस वाले पॉइंट्स हैं ना, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत टेक्निकल नहीं है। सो इफ यू जस्ट हैव अ लुक एट देम यू कैन डेफिनिटली लर्न देम। बट येस, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, जनरल क्वेश्चन आ सकता है, एसटीपी एनालिटिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, रेलेवेंस क्या है, हाउ टू डू दैट, बेसिस क्या है। तो बेसिस तो हमने बहुत इंटरेस्टिंगली डिबेट किए थे। तो दिस वाज ऑल अबाउट एसटीपी एनालिटिक्स। आई होप दिस इज क्लियर। अगर क्लियर है तो हम आगे जा सकते हैं मार्केटिंग मिक्स के ऊपर। शुरू कर देते हैं बिकॉज अभी टाइम है। हाँ, तो वही मैं कह रही थी ना दैट वी कैन स्टार्ट दैट। सो हम मार्केटिंग मिक्स एनालिटिक्स देखते हैं। सो अब ये क्या होता है, जनरली आप कहोगे हम बोल मार्केटिंग मिक्स एनालिटिक्स रहे हैं और फर्स्ट वर्ड इज मार्केट मिक्स मॉडलिंग। देखो इसको आप ऐसे कंफ्यूज मत करो। जनरली जब हम ये एनालिटिक्स बोलते हैं ना, तो हम जब एक सेकेंड, हम जब एनालिटिक्स बोलते हैं तो एनालिटिक्स इज लाइक यूजिंग डेटा। ये तो आप अभी तक समझ ही गए होगे, इतनी क्लासेस में आई हैव टोल्ड यू। एंड डेटा इज समथिंग नंबर्स।
तो नंबर्स हो गए, कुछ न्यूमेरिकल्स। सो जब हम मार्केटिंग मिक्स को मॉडलिंग बोल रहे हैं, इट इज़ नथिंग। मॉडलिंग का मतलब होता है किसी नंबर्स के बेसिस पे ही मॉडल बनता है। तो जब भी हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर या मैथ्स के अंदर या इकोनॉमिक्स के अंदर मॉडल की बात करते हैं, सो दैट मॉडल इज़ एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम, इसका डेरिवेशन होता है नंबर से। और नंबर्स एक तरह से डेटा से आते हैं। सो अगेन लूप देखो, फिर दोबारा फिर वो कहाँ जाके रुकेगा, एनालिटिक्स पे रुकेगा। तो उसको चाहे मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग बोलो या मार्केटिंग मिक्स एनालिटिक्स बोलो, बात एक ही है। सो कहीं जगह उसको मॉडल बोल दिया जाता है, कई जगह उसको एनालिटिक्स बोल दिया जाता है। सो ये टेक्निक है जिसमें हम जो मार्केटिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इनपुट्स, उसका इफेक्ट देखते हैं मार्केटिंग के आउटपुट पे। और वो आउटपुट क्या होता है, जनरली योर मार्केट शेयर या फिर आपके सेल्स। सो पर्पस यही है कि जितने इनपुट्स हैं जो सेल्स को जनरेट करते हैं, उन इनपुट्स में से किस इनपुट को बढ़ा के या कम करके हमें एक बेटर सेल्स की फिगर मिलेगी। सो एंड में आप चाहते वही हो दैट आपका आउटपुट इम्प्रूव हो, पर वो आउटपुट कैसे इम्प्रूव होगा, उसके लिए ही आप ये सारी एक्टिविटी कर रहे हो। सो आप देख सकते हो नीचे एक और चीज लिखी हुई है, that marketing mix modeling या marketing mix analytics helps in ascertaining the effectiveness of different marketing inputs। तो जो भी आप marketing input यूज कर रहे हो, उसका एक effectiveness देखते हैं, ROI फॉर्म्स में देख लेते हैं कि हर किसी का ROI कितना आ रहा है। सपोज करो एक एग्जांपल यूज कर सकते हैं। मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग का ही एक एग्जांपल बता रही हूँ, इवन अपने एग्जाम में भी यूज कर सकते हो। तो हमें पता है सिंपल मार्केटिंग मिक्स जो होता है, या मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग ये लिख रही हूँ, 4 चीज़ों से तो होता ही है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इन 4 चीज़ों से तो ये चीज़ हो ही रही है। अब आप हर चीज़ का एक इफ़ेक्ट देख लो, लाइक प्रोडक्ट के बेसिस पे, मतलब आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा हो रहा है और उसके बेसिस पे आपका कितना मार्केटिंग शेयर आ रहा है या कितना मार्केटिंग आउटपुट आ रहा है। सपोज़ करो मार्केटिंग 20% इफ़ेक्ट करता है। सो 20% अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो तो आपका मार्केट शेयर अच्छा हो रहता है। प्राइस सपोज़ करो 50% इफ़ेक्ट करता है। ऐसा भी तो हो सकता है आपकी चीज़ की सेल्स प्राइस डोमिनेटेड बहुत है, तो प्राइस घटता है बढ़ता है उससे बहुत फर्क पड़ता है। प्लेस का चलो कह रहे हो नहीं ज्यादा फर्क पड़ रहा, तो प्लेस आप कह रहे हो छोटा सा एक कंपोनेंट है, वो मैनेजेबल है, वो 5% में भी हो जाता है, इतना ज्यादा उसका इशू नहीं है। और प्रमोशन भी आप कह रहे हो बचा कुचा कितना रह गया हमारा, 25% सो 25% रह गया। हम प्लेस को बढ़ा भी सकते हैं, अगर आप चाहो तो हम इसको 15 दे देते हैं और इसको कर देते हैं 15, समथिंग लाइक दैट। सो आपको पता चल गया दैट प्राइस सबसे ज्यादा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है जिसकी वजह से आपका आउटपुट इफेक्ट होता है। वो आउटपुट क्या है, आपकी सेल्स। तो प्राइस को आप छेड़ोगे, ज़रा सा भी छेड़ोगे, सेल्स या तो बहुत बढ़ जाएँगी या कम हो जाएँगी, डिपेंडिंग अपॉन आप प्राइस को कैसे छेड़ते हो। प्राइस को डिक्रीज़ करोगे, सेल्स बढ़ जाएँगी, प्राइस को इंक्रीज़ करोगे, सेल्स एकदम कम हो जाएँगी। सो एक तरह से ये एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग का, कि हम हर फैक्टर, अभी तो हमने सिर्फ छोटे से 4 फैक्टर्स लिए हैं, इसके अलावा बथेरे फैक्टर्स होते हैं। वी कैन हैव रॉ मटेरियल, अब ये छोटा हो जाएगा। We can have like raw material, RM हो सकता है। Then we can have like distribution के अंदर भी distribution का mode, like air transport। अभी हाय तौबा मची हुई है पूरी दुनिया में कार्गो शिप्स की वजह से। तो कार्गो शिप ट्रांसपोर्टेशन की हाय तौबा मची हुई है। खुदा ना खास्ता आपका हॉर्मुज से कोई जहाज आ रहा हो, तो आपके मार्केटिंग के ऊपर बहुत असर पड़ने वाला है, क्योंकि वो जहाज आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता। तो कभी वो कहते हैं खुल गया, कभी वो कहते हैं बंद हो गया। सो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आएगा। सो तभी उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना जिसका हायर आरओआई हो, देन जिनका आरओआई लोअर हो। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका सबसे पहला फ़ायदा है यू कैन डू बेटर एलोकेशन ऑफ योर बजट। तो मार्केटिंग के ऊपर आपको जितना पैसा फाइनेंस वाले सैंक्शन करके देते हैं, सपोज़ उन्होंने 50 लाख दिए, अब 50 लाख को तो सारा ही दे दो शाहरुख खान को कि जाओ भाई तुम ऐड बना लो और ले जाओ। बट क्या सच में शाहरुख खान के एडवर्टाइज़मेंट की वज़ह से सेल्स बढ़ भी रही है? अगर नहीं बढ़ रही तो शाहरुख खान को पैसा मत दो। उस जगह पैसा खर्च करो जहाँ ज़रूरत है। सो यू कैन चूज़ अ टिप, मतलब करेक्ट सोर्स
मार्केटिंग का, टीवी, ऑनलाइन, प्रिंट, कहाँ जाना है, या फिर करेक्ट ऑब्जेक्टिव, लाइक सेल्स पे जाना है तो प्राइस को इफेक्ट करो, प्राइस को नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करो, ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिले। तो अपने कम पैसे को आप समझदारी से खर्च कर सकते हो। फिर दूसरा क्या है, एड कैंपेन। अब एड कैंपेन में भी ना बहुत फर्क पड़ता है। एड कैंपेन में कैसे फर्क पड़ता है, लाइक अभी मैंने एग्जांपल दिया ना कि शाहरुख खान को ले लो और सब कुछ कर दो, पर क्या पता शाहरुख के बजाय अगर आप वो शाहरुख को 50 लाख ना दो, 5 लाख रुपए ही खर्च करो और किसी नैनो इन्फ्लुएंसर पे खर्च करो जिसके बहुत फॉलोअर्स हैं या जिसके बहुत चाहने वाले हैं, और उससे क्या पता आपको 50 lakhs की सेल जनरेट हो जाए। तो गिविंग 1 person 50 lakhs वर्सेस गिविंग 1 person 5 lakhs एंड गेटिंग अ सेल्स ऑफ 50 lakh इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर यू। सो यहाँ पे वो यही चीज कहने की कोशिश कर रहा है दैट यू कैन हैव बेटर एड कैंपेन्स इफ यू यूज दिस एनालिटिक्स का डेटा, दैट इज मार्केटिंग मिक्स एनालिटिक्स का डेटा। चैनल सेलेक्ट कर सकते हो, सैचुरेशन अवॉइड कर सकते हो। देन यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सिनेरियो टेस्टिंग। सिनेरियो टेस्टिंग क्या होता है, लाइक इफ एंड देन एनालिसिस होता है एक चीज। इफ एंड देन एनालिसिस क्या होता है, लाइक ये न्यूज़ वाले बहुत करते हैं। न्यूज़ वाले अभी पीछे जब ये सारा पेट्रोल वगैरह का ये संकट चल रहा था, तो वो बता रहे थे ना, अगर आपका पेट्रोल 10 रुपए महंगा हो जाएगा, तो आपके डेली खर्चे पे क्या असर आएगा। सो वो पूरा एक बैलेंस शीट बना के दिखाते हैं कि 10 रुपए पेट्रोल महंगे होने से आपके ये चीज़ों पे असर आएगा, और आपकी जो मंथली फैमिली इनकम है वो 500 रुपए कम हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट। दे गिव यू दीज काइंड ऑफ एनालिसिस। तो इफ एंड देन एनालिसिस करना कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो क्या हो गया। तो मार्केटिंग में भी ना, मार्केटिंग मिक्स में ये कंपनी वाले करते हैं अपने लिए। वो ये देखते हैं, अगर हमने सपोज प्रोडक्ट की क्वालिटी 5% से बढ़ा दी। अब क्वालिटी बढ़ाने का मतलब है तब आप फीचर ज्यादा दे रहे हो। फीचर ज्यादा देने का मतलब है कहीं ना कहीं आप चीज को महंगा करोगे, तो प्राइस कितना बढ़ेगा, और उस प्राइस बढ़ने से आपकी सेल्स कितनी कम होगी। इफ एंड देन ही तो है, अभी आपने कुछ किया नहीं है, अभी आप गए नहीं हो उसके लिए, बट आप पहले ही एनालिसिस कर रहे हो, ताकि आपको पता हो कि इस चीज के होने के बाद आपको क्या सहना पड़ेगा या क्या देखना पड़ेगा, और उसके बाद आप मेंटली प्रिपेयर्ड होके मार्केट में जा रहे हो। सो सिनेरियो एनालिसिस करना तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि लाइक देखे ना, कि अगर हम ये 10% बढ़ा दें, तो क्या 10% सेल्स बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी तो फिर इस चीज को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, समथिंग लाइक दैट। सो ये कैसे वर्क करता है, इसको वर्क करने के लिए, क्योंकि एक मॉडल के फॉर्मेट में है, तो जनरली मॉडल में जो भी होता है ना, कुछ होते हैं बेस फैक्टर्स और कुछ होते हैं इंक्रीमेंटल फैक्टर्स। इंक्रीमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिन्हें आप चेंज करते रहते हो, मतलब यू कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सो वो इंक्रीमेंटल फैक्टर्स होते हैं लाइक टीवी एंड प्रिंट एड्स, तो कभी बढ़ाए कभी कम किए। डिजिटल सोशल मीडिया पे कितना स्पेंड करना चाहते हो, डिस्काउंट्स, कभी डिस्काउंट बढ़ते हैं कभी कम होते हैं, प्रमोशन, सोशल आउटरीच, ये कुछ इंक्रीमेंटल फैक्टर्स हो गए। फिर बेस फैक्टर्स क्या होते हैं, जो जनरली बिना एडवर्टाइजमेंट के भी हो जाते हैं, जैसे आपकी ब्रांड इक्विटी है। तो अगर सपोज करो, मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूँ, फेविकॉल है। फेविकॉल को एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, बिना एडवर्टाइजमेंट के भी फेविकॉल मार्केट में बिक रही है। क्यों? क्योंकि ब्रांड वैल्यू बनी हुई है भाई। मतलब दुनिया में इतने लोग हैं जो, मतलब उस, मतलब दुनिया इन द सेंस इंडिया की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए दुकान पे जाके ही सीधा बोलते हैं फेविकॉल दे दो, चाहे उन्हें उसकी जगह कोई और नाम की ट्यूब मिले। मैं आपको ये एग्जांपल रियल बता रही हूँ कि आप जाके दुकानदार को फेविकॉल ही बोलते हो, भले ही वो आपको कुछ और उसकी जगह दे दे, और आप वो ले भी आते हो यही सोच के कि वो फेविकॉल है, क्योंकि ब्रांड इक्विटी इतनी स्ट्रांग है, समथिंग लाइक दैट। कि आपने सोचा, आपने फेविकॉल मांगी, सामने वाला भी आपको फेविकॉल ही दे रहा है। हो सकता है घर में आके वो नई ग्लू जो आपको मिली है उससे वो नहीं चिपक रहा, तब आप ध्यान से देख रहे हो कि यार ये तो फेविकॉल नहीं है, मेरा नुकसान हो गया, और फिर आप जाके वो दोबारा वो चीज करेक्ट करवाते हो। तो जैसे होता है ना, दुकान पे जाके हम टूथपेस्ट नहीं बोलते, हम कोलगेट बोलते हैं, कोलगेट दे दो। सो व्हाट इज दिस, हम टूथपेस्ट भी तो बोल सकते हैं ना कि टूथपेस्ट दे दो कोलगेट ब्रांड का। बट इतनी मेहनत कौन करता है, आप जाके सीधा बोलते हो कोक दे दो। और कोक में कई बार ये होता है वो पेप्सी पकड़ा देता है आपको, तब आप बाद में जाके बोलते हो नहीं कोक ही पीऊंगा। अगर आप बहुत बड़े ब्रांड लॉयलिस्ट हो तो। अगर आपको सिर्फ वो काली ड्रिंक पीनी है और आपके लिए काली ड्रिंक इज कोक, तो वो आपको पेप्सी भी देगा ना, आप पेप्सी पी जाओगे कोक समझ के। सो व्हाट इज दिस, दिस इज समथिंग कॉल्ड अ बेस ड्राइवर, कि आपकी ब्रांड इक्विटी इतनी स्ट्रांग है। सो ये जनरली चेंज मतलब नहीं होता, क्योंकि इसको बनाने के लिए ना सदियां लगती हैं। तो इसको जनरली कोई इकोनॉमी या एनवायरनमेंट इतना जल्दी चेंज नहीं कर पाता। इसको चेंज होने के लिए कुछ कहते हैं ना, जैसे
भगवान की ही ताकत लगेगी तब जाके बदलेगा। सो ग्लूकोज़ जैसे पार्ले जी बिस्किट, तो हम वो पार्ले जी ही बोलते हैं, ग्लूकोज़ बिस्किट पार्ले जी ग्लूकोज़ दे दो। ग्लूकोज़ वाले पार्ले जी दे दो, ऐसे करके। जबकि टाइगर के भी आते हैं, सनफीस्ट के भी आते हैं। बट वही वाला एक फैक्टर है कि ये नहीं बदलते कभी। और अदर फैक्टर्स होते हैं जिनको आप जनरली सब कंपोनेंट होते हैं जिनको आप जनरली मेज़र करते हो लॉन्ग टर्म में चेंजेस करके। चेंजेस मतलब आप चाहते हो ये चेंज हो लॉन्ग टर्म में। तो accumulated सर्टेन थिंग्स जो लॉन्ग टर्म में चेंज होती है मार्केटिंग इम्पैक्ट। जैसे एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ चेंज क्या हो सकता है कि पहले प्रिंट एडवर्टाइजमेंट्स ही होते थे। तो मार्केटिंग में एक पूरा एक दौर रहा है जब प्रिंट 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 ही रहता था। बट अब वो अदर ड्राइवर में एक आ जाएगा कि सडनली डिजिटल का इन्वॉल्वमेंट होना। तो जब डिजिटल और ये सारा सोशल मीडिया आना शुरू हुआ तब वो एक अदर फैक्टर बन गया होगा जो अब रेगुलर फैक्टर बन गया अगेन। तो अभी रेगुलर फैक्टर है डिजिटल, और डिजिटल के बाद जैसे वीआर कोई एडवर्टाइजमेंट हो जाए तो वो अगेन एक अदर फैक्टर होगा कि अब वीआर भी जाना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। सो आप इसमें देख सकते हो कि इसके जो भी हम इसकी मॉडलिंग मतलब हम जब ये समझाएँगे, तो हम इसी तरीके से समझाएँगे दैट सबसे पहले हम समझेंगे हमारे बेस सेल्स क्या है। तो हमारा बेस सेल्स क्या होता है? सो वो बेस सेल्स के कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट कर रहे हैं, लाइक ट्रेंड्स इफ़ेक्ट कर रहा है, प्राइसिंग, सीज़नैलिटी, क्वालिटेटिव। तो ये सारे बेस मतलब हमारा अभी करंट जैसे सपोज़ करो आज हम बात कर रहे हैं वी आर टुडे इन अप्रैल 2026। सो अप्रैल 2026 में अगर सब कुछ बराबर चलता है, जैसे बराबर इन द सेंस मतलब अप्रैल 2026 के हिसाब से बराबर का मतलब क्या है? दिल्ली, समर, समर के अंदर अप्रैल में जैसे सपोज़ अभी समर का बिल्कुल फर्स्ट मंथ ही होता है, अगर आप नॉर्दर्न इंडिया की बात करो, क्योंकि मार्च में जनरली ठंड आधी गर्मी रहती है, तो अप्रैल इज़ द फर्स्ट समर वीक यू कैन से। तो जैसे आइसक्रीम की सेल्स देखनी है, सो हो सकता है अप्रैल मंथ में आइसक्रीम सेल्स आपकी एक नॉर्मल स्ट्रीमलाइन हो, जो धीरे-धीरे मई में बढ़ती हो, जून में और बढ़ती हो और जुलाई आते-आते फिर दोबारा पीक डाउन हो जाती हो। सो वो एक नॉर्मल की यहाँ पे बात हो रही है। सो समथिंग जो एक नॉर्मल इकोनॉमिक फैक्टर से ड्राइव है। और इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल सेल्स आप तब देखोगे जब आप कुछ एडिशन कर रहे हो। तो जैसे आपने कोई नई प्रमोशन शुरू करी, जैसे आपने कोई नया करीना कपूर को लिया और करीना कपूर एक नई आइसक्रीम खा रही है, तो उस आइसक्रीम खाने के ऐड की वजह से आपकी बेस सेल्स पे कितना असर आया, वो आपका इंक्रीमेंटल सेल्स होगा। सो बेस सेल्स जो आपका ट्रेंड रहता है, ट्रेंड लाइज एनालिसिस जो आप कहते हो अंदाज़न हर साल आप इतना करते ही करते हो, और इंक्रीमेंटल जब आपने कुछ नया एलिमेंट ऐड किया है तो आपका कितना फ़ायदा हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से आप हर चीज़ निकाल सकते हो। लाइक यू कैन फाइंड आउट द बेस वॉल्यूम कि आप कितना क्वांटिटी सेल करते हो, और इंक्रीमेंटल चेंज की वजह से कितना आपने एक्स्ट्रा सेल किया। देन यू कैन फाइंड द नंबर एंड द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया। तो एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया की वजह से सेल्स पे क्या असर आया, वॉल्यूम पे क्या असर आया। देन ट्रेड प्रमोशन होता है, अगर आप भूल गए हो, ट्रेड प्रमोशन शायद आपने कभी मार्केटिंग में यूजी लेवल पे किया होगा। ट्रेड प्रमोशन होता है जब हम कोई डिस्काउंट या रिबेट वगैरह देते हैं होलसेलर्स एंड रिटेलर्स को। तो जो आपके होलसेलर्स हैं, आपके रिटेलर्स हैं, जब आप उन्हें जैसे एक कार्टन के साथ आधा कार्टन फ्री, या फिर 10% डिस्काउंट की 2 कार्टन ले लो, 10% डिस्काउंट दे देंगे, 20% डिस्काउंट दे देंगे, वो सब ट्रेड प्रमोशंस के अंदर आते हैं। तो ट्रेड प्रमोशंस की वजह से आपकी कितनी सेल्स या वॉल्यूम बढ़ी, दैट यू कैन फाइंड आउट। देन प्राइसिंग तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्राइसिंग एक ऐसा फैक्टर है जो आपके पूरे मार्केटिंग मिक्स के सेल्स को बढ़ा सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि इसका इफेक्ट ही नेगेटिव होता है। तो बाकी सबको हम बढ़ाते हैं, लाइक प्रमोशन को बढ़ाएंगे, एडवर्टाइजमेंट को बढ़ाएंगे, बट प्राइस को बढ़ाओगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव इफेक्ट वाला होता है। फिर योर डिस्ट्रीब्यूशन कि जैसे आपने कितने चैनल्स यूज किए, लाइक जैसे पहले आप एक ट्रक भेजते थे, अब आप 10 ट्रक भेजते हो, तो कितना सेल्स बढ़ा, कितना वॉल्यूम बढ़ा। जैसे पहले आप सिर्फ मुंबई में सेल करते थे, अब आप बिहार भी डिस्ट्रीब्यूट करने लग गए हो, तो कितना इफेक्ट आया। फिर लॉन्चेस, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, कोई नया फीचर लॉन्च किया। सो जैसे वो होता है ना स्पेशल एडिशन प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो स्पेशल एडिशन प्रोडक्ट्स कैन बिकम अ गुड नंबर यहाँ पे। सो वो भी आपका एक लॉन्चेस का पार्ट हो जाएगा। अब इसमें आती है हमारी नेक्स्ट कुछ टेक्निक्स। तो मार्केटिंग मिक्स के लिए क्या टेक्निक्स रहती है? सो एक टेक्निक जो आप अब आप इनको देख के कंफ्यूज मत होना, लाइक क्योंकि मुझे पता है इस क्लास में बच्चे मुझसे शायद बार बार पूछ चुके हैं, उनमें से 2-3 आप ही हो, कि इसमें न्यूमेरिकल है। नहीं, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है ये।
दीज आर जस्ट द टेक्निक्स दैट एज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स आपको पता होना चाहिए कि हाँ मार्केटिंग मिक्स अगर कोई करने बैठता है कंपनी में तो वो कौन से फॉर्मूले से कौन से टेक्निक से वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है. So you will get a question like what are the different techniques used by marketers for managing marketing mix analytics. तो आपको ये टेक्निक्स पता होनी चाहिए, नाम पता होने चाहिए और उनका एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए. दैट इज व्हाट योर टास्क इज. कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, हो सकता है एग्जाम्पल्स हो बट एग्जाम्पल्स आर नॉट कंसिडर्ड एज अ न्यूमेरिकल. तो घबराने की इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. सो एक आता है मल्टी लीनियर रिग्रेशन. देखो लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, अगर मैं तुम्हें लीनियर रिग्रेशन समझाना चाहूँ जो तुमने शायद कभी यूजी क्लासेस में शायद स्कूल लेवल पे किया हो. सिंपल लीनियर, मैं वो उस पे इसलिए नहीं लिख रही, बहुत टाइम लग जाएगा. लीनियर रिग्रेशन, यहाँ एक इक्वेशन शायद आ जाएगी. यस, दिस इज व्हाट लीनियर इक्वेशन लीनियर रिग्रेशन इज. तो गूगल पे जाने का रीजन यही था कि इक्वेशन आ जाएगी और मैं चाहती थी थोड़ी अच्छी इक्वेशन आ जाए, ये सिंपल भी आ जाए और अच्छी भी आ जाए. देखते हैं और क्या है. हाँ, दिस वन विल वर्क. ये बी के फॉर्म में है ना. सिंपल लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एक वेरिएबल होता है जिस डिपेंडेंट जिसको आप बोलते हो, जिसका आप देखना चाहते हो कि उस पे क्या असर आया. एक होता है कांस्टेंट, जैसे जो चीजें कभी बदलती नहीं है. तो जैसे आपकी ब्रांड इक्विटी है, वो कभी नहीं बदलेगी, तो ब्रांड इक्विटी सेम रहेगी. प्लस आप इफेक्ट देखते हो, ये जो एक्स है ये होता है इंडिपेंडेंट फैक्टर. जैसे प्राइस है तो प्राइस बढ़ा, अब प्राइस कितने से बढ़ा, वो एक फैक्टर से बढ़ेगा ना. तो वो जो बीटा वन है वो फैक्टर है. लाइक इसको ऐसे समझो, सिंपल लीनियर इक्वेशन इज वाई इफेक्ट ए प्लस बी एक्स. अब समझो, अगर वो समझ नहीं आ रहा तो हो सकता है वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो. तो y कितना बढ़ेगा जब आप x को बढ़ाओगे, और x को कितने से बढ़ाओगे, बाय फैक्टर b. अब ये फैक्टर b क्या हो सकता है, ये फैक्टर b हो सकता है मे बी 10%, ये फैक्टर b हो सकता है मे बी 10 रुपीज, ये फैक्टर b हो सकता है मे बी एनी वैल्यू. तो उस वैल्यू से इसको या तो आप इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, और आप इफेक्ट देखना चाहते हो कि आपका y कितना चेंज होगा. सो दैट इज सिंपल लीनियर इक्वेशन. ये सिंपल है. सिंपल क्यों है, इसको सिंपल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ एक चीज का इम्पैक्ट देख रहे हो, एक्स का इम्पैक्ट देख रहे हो. बट अगर सपोज करो यही मॉडल मैं इस तरीके से बनाऊं, y इज इक्वल्स टू a प्लस b1 x प्लस b2, सॉरी छोटा करना था इसको, b2 z प्लस B3A plus B4G. Now what is happening? Suppose करो हम इनको नाम भी दे देते हैं. X की जगह I'm using the word P, price. P stands for price. ठीक है. Suppose करो Z की जगह I'm using the word A, capital A. यहाँ पे capital A stands for advertisement. ठीक है. और सपोज करो A की जगह मैं वर्ड यूज कर देती हूँ GST, टैक्स. आप समझ गए, जीएसटी है. एंड सपोज करो मैं जी की जगह यूज कर देती हूँ टीपी. टीपी इज योर ट्रेड प्रमोशन. तो आपने जो डिस्काउंट वगैरह लोगों को दिए वो. नाउ अब आप क्या देख रहे हो, आप सेल्स पे इम्पैक्ट देख रहे हो. एंड व्हाई इज योर सेल्स, सेल्स पे इम्पैक्ट देख रहे हो. बट सिर्फ प्राइस का नहीं देख रहे जो सिंपल में देख रहे थे. आप एडवर्टाइजमेंट का भी देख रहे हो, जीएसटी का भी देख रहे हो, ट्रेड प्रमोशन का भी देख रहे हो. जब आपका मॉडल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं, इसे हम बोलते हैं मल्टी लीनियर रिग्रेशन. जिसमें आप बहुत सारे चीजें देखते हो, सी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस, टीवी स्पेंस, आउटडोर कैंपेन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, प्रमोशन, बहुत सारी चीजें. तो व्हेन यू लुक एट मल्टीपल थिंग्स, देन दैट बिकम्स योर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. तो यहाँ पे पता नहीं मैंने इक्वेशन नहीं, हाँ सी इक्वेशन भी डाली और बीटा वाली इक्वेशन भी डाली है. सो दिस इज योर कांस्टेंट. अगर आप चाहो तो आप ये वाली इक्वेशन भी लिख सकते हो जो जस्ट मैंने आपको अभी दी है. यू कैन हैव दिस इक्वेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. सो आप इक्वेशन वो लिखो, ये लिखो. रादर मैं अपने नोट्स में ही एडिट भी कर दूंगी, तो जब मैं आपके साथ शेयर करूंगी आई ट्राई टू एडिट दैट इक्वेशन ओवर हेयर ताकि आपको वो जल्दी से समझ आ जाए.
सो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कि आप एक साथ बहुत सारे फैक्टर्स का इम्पैक्ट देख रहे हो अपने डिपेंडेंट वेरिएबल पे। अब वो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ सेल्स, वैल्यू ऑफ सेल्स, रुपीज सेल्स, कुछ भी हो सकता है, वो बजट, सेल्स बजट हो सकता है, एंड देन यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दैट वैल्यू। तो एक हो जाती है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। फिर दूसरा क्या होता है? लीनियर एंड नॉन लीनियर इम्पैक्ट। बहुत सिंपल है ये, लीनियर और नॉन लीनियर। इसको आप ऐसे समझो, रिग्रेशन तो करो बंद। लीनियर इम्पैक्ट ग्राफ, या ऐसा। तो आप फैक्टर्स को स्टडी करोगे, लीनियर इम्पैक्ट में होता है फैक्टर ऐसा आता है कि जैसे आपने 5 रुपए से महंगा किया तो वो 5 रुपए का ही उसमें असर दिखा। सो वो 5, जैसे आपने 5% वो बढ़ाया, 5% सेल्स बढ़ गई, 5% वो गिराया, 5% सेल्स गिर गई। तो लीनियर, तो बड़ा कंसिस्टेंट सा ग्राफ बनता है, सीधा सीधा ग्राफ बनता है। इनको समझने के लिए या इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि लीनियर ग्राफ आ रहा है। नॉन लीनियर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि वो नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर, ये सारे नॉन लीनियर्स हैं। सी, यू कैन हैव मल्टीपल नॉन लीनियर्स। ये सारे नॉन लीनियर ग्राफ्स हैं, नॉन लीनियर। इनके रीजंस क्या हैं, इसको समझना, इसको डिड्यूस करना, अंडरस्टैंड करना कॉम्प्लिकेटेड होता है। मतलब इसमें मेहनत लगती है, इट्स नॉट समथिंग वेरी इजीली डन। ये सब नॉन लीनियर्स हैं। और इसमें और भी नॉन लीनियर कर्वी लीनियर्स जो ग्राफ्स होते हैं, जैसे यू माइट हैव सीन कर्वी लीनियर्स ग्राफ। कैन वी हैव कर्वी लीनियर, या ये कर्वी लीनियर ऐसा। तो इनको समझना, इंटरप्रेट करना बहुत होता है। तो व्हाट यू कैन डू, हम टेक्निक जो करें, उस टेक्निक का मतलब है आप प्रिडिक्टर्स को समझो, और इन प्रिडिक्टर्स को समझो कि जिनका लीनियर इम्पैक्ट आ रहा है। तो जो सीधा सीधा बढ़ते जा रहे हैं या सीधा सीधा गिरते जा रहे हैं, उनको समझना, उनको हैंडल करना आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा देन नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर में एक चीज क्या आ सकती है? साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, कि कंज्यूमर की साइकोलॉजी एकदम बदल गई और उसने एक चीज को बहुत ज्यादा पसंद कर लिया, ये एक चीज को बिल्कुल नापसंद कर दिया। सो किसी की साइकोलॉजी, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो नॉन लीनियर हो सकता है। क्योंकि दिमाग कभी भी एक पैटर्न पे नहीं चलता। दिमाग हमेशा कभी बहुत ज्यादा गति से तेज दौड़ता है, कभी एकदम बिल्कुल उल्टा सोचने लग जाता है किसी चीज के बारे में। सो लीनियर एंड नॉन लीनियर प्रिडिक्टर्स, तो आप वो समझ सकते हो। दिस इज ऑल्सो वन टेक्निक। देन यू कैन हैव कंट्रीब्यूशन चार्ट्स। कंट्रीब्यूशन चार्ट्स होते हैं जो हमें बताते हैं हर चीज का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है। मतलब जैसे न्यूज़पेपर का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है। सो इसमें हम जनरली परसेंटेज एनालिसिस करते हैं कि हर चीज का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है। आई डोंट नो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन चार्ट्स गूगल पे आएंगे नहीं आएंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह में ना ये कंट्रीब्यूशन चार्ट्स होते हैं। लेट्स सी कुछ कंट्रीब्यूशन चार्ट, ये हाँ, चलो अच्छा है, अगर पाई चार्ट में आ जाए तो उससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। सो सपोज़ एक पाई चार्ट आपने बनाया और उसमें आपको पता चल जाएगा न्यूज़पेपर का कंट्रीब्यूशन कितना है आपके एडवर्टाइज़मेंट वगैरह के अंदर, सोशल मीडिया का कितना है, सोशल मीडिया में भी इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी सारी चीज़ें। सो यू कैन हैव अ कंट्रीब्यूशन चार्ट्स। तो आजकल तो बहुत एडवांस टूल्स आ गए ना, सो कंट्रीब्यूशन चार्ट्स ऐसे भी बनने लग गए हैं जिसमें अलग-अलग कलर्स कंट्रीब्यूशंस दिखाते हैं। सो चीज़ वही है, देखना वही है आपको कि किसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है। लाइक इसके थ्रू भी आप देख सकते हो वर्टिकल पैरेलल्स के थ्रू कि हाँ देखो इस साल में इसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा थी, इस साल में इसकी कम है। देख आप वही चीज रहे हो, बस बनाने के तरीके बदल गए। जैसे आजकल हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गए ना, टैबलो और वो पावर बीआई वगैरह, तो उससे थोड़े से और सोफेस्टिकेटेड हो गए हैं ये। सो यू कैन हैव अ कंट्रीब्यूशन चार्ट जो आपको पता है कि किसकी कितनी कंट्रीब्यूशन आती है, परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन किसका है, और जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है उस फैक्टर को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो, ज्यादा ध्यान दे सकते हो। देन वी हैव डीप डाइव्स। अब डीप डाइव्स इज यूजिंग एआई। तो आप एआई का यूज करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का यूज करो, और डेटा को फीड करो उस मॉडल के अंदर। तो जैसे आप लोगों ने वो वर्ड सुने होंगे, एलएलएम्स होते हैं, लैंग्वेज, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल, जो प्रोसेसर्स होते हैं उसमें डालो। उस लैंग्वेज में क्या आएगा, जैसे सपोज करो कंज्यूमर का ही फीडबैक ही है, तो फीडबैक जनरली सारा लैंग्वेज में होता है, तो उसमें डाल दिया। वो आपको बताएगा कि कंज्यूमर के हिसाब से प्राइस से वो ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्वालिटी से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, मार्केटिंग से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, और उस बेसिस पे यू कैन टेक अ कॉल। ये चीज सबसे ज्यादा महंगी होने वाली है।
क्योंकि ये जो डीप डाइव है इसके लिए आपको वो पूरा तामझाम चाहिए, वो एलएलएम खरीदना पड़ेगा, लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, वो सारा लैंग्वेज प्रोसेसिंग वगैरह सब करनी पड़ेगी, यू नीड टू हैव ट्रेन्ड पीपल एट योर एंड, मशीनें चाहिए होंगी, कूलेज सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम, सब कुछ चाहिए होगा। सो ये काफ़ी महंगा होने वाला है। सो अगर आप एक बजट में करना चाहते हो तो पहले वाले 3 बजटेड हैं, ये काफ़ी आउट ऑफ बजट रहेगा आपके लिए। फिर आ जाता है एक बजट ऑप्टिमाइजेशन, जो सस्ता पक्का टिकाऊ और सदियों से चलता हुआ मेथड है। हर बिजनेस बजट ऑप्टिमाइजेशन के लिए चाहता है। तो हम क्या करते हैं, मार्केटिंग मिक्स को समझने से पहले ही बता देते हैं, हमारा बजट इतना ही है। तो आपने बता दिया, पहले ही बता दिया 1 करोड़ है। अब वो 1 करोड़ आप प्राइस पे खर्च करो, मतलब प्राइस मैनेजमेंट में खर्च करो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में खर्च करो, प्रमोशन मैनेजमेंट में खर्च करो, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में खर्च करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो बजट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यही है दैट यू हैव योर गोल बिफोर एंड यू प्लान फॉर योर डिफरेंट इनपुट्स इन सच अ वे दैट आपका बजट मैक्सिमाइज़ हो। तो आप यही चाहते हो कि आपका आरओआई जो है वो लो ना हो, पहले तो मीडियम जाए, लो टू मीडियम और मीडियम टू हाई जाए। तो मतलब आपको मैक्सिमाइज़ अपना आरओआई ही करना है। अब वो कैसे करना है, वो आप अपने जितने भी आपके अकाउंटेंट्स होते हैं, कॉस्ट मैनेजर्स होते हैं, उनको बोल देते हो दैट वी हैव अ बजट कंस्ट्रेंट एंड हमें इसी में करना है। जनरली स्टार्टअप्स ये यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स जब भी जाते हैं ना, तो वो ऐसे ही बोलते हैं, मैम मार्केटिंग करनी है, पर बजट इज़ 10 लाख। तो अब 10 लाख में बेचारों को सब करना है, पूरा मार्केटिंग हैंडल करना है। तो मेरा हमेशा उनको एडवाइस रहता है कि बर्न मत करना अपना कैश, क्योंकि है ही 10 लाख। 10 लाख अगर बर्न करने पे आओगे, सपोज़ गूगल एड्स पे भी जाते हो, तो 1 मिनट से पहले सारा 10 लाख खर्चा हो जाएगा। क्योंकि उन लोगों को तो तरीका आता है, वो 10 लाख कैसे उन्होंने मतलब यूज़ करना है। बट तुम्हारा 10 लाख तो पूरा बजट है ना, लाइक तुम शायद 1 साल का या 5 साल का लेके चल रहे हो। सो वो 1 साल 5 साल में तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक मार्केटिंग करो, कुछ ऐसे तरीके से करो कि अनकन्वेंशनल मार्केटिंग हो, कि ज़्यादा पैसा भी ना लगे और मार्केटिंग भी हो जाए। सो वो सारी चीज़ें। सो ये मार्केटिंग मिक्स है। एक बार हम रैप अप कर लेते हैं एंड देन इफ यू हैव एनी डाउट्स हम उस पे कर लेंगे। तो आज हमने 2 टॉपिक्स किए यूनिट 2 के। अच्छा हमारा सेशन रहा कि हम ये सारा आज कंप्लीट कर पाए, जो मेरा गोल था। सो फर्स्ट टॉपिक वाज़ योर टारगेट ऑडियंस एंड टारगेट मार्केट। तो हमने एक सबसे पहले एक डिफरेंस समझने की कोशिश करी, ऑडियंस और मार्केट में डिफरेंस क्या होता है। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टारगेट ऑडियंसेस के बेसिस को समझे, जहाँ पे हमने डेमोग्राफी, इंटरेस्ट, परचेज इंटेंशन, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल, ज्योग्राफिक, टेक्नोग्राफिक, कस्टमर जर्नी की स्टेजेस, ब्रांड लॉयल्टी की स्टेजेस, सोशल मीडिया बिहेवियर, लैंग्वेज एंड कल्चर के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स को समझा। उसके बाद हमने किया कि टारगेट मार्केट ऑडियंस के फायदे तो ऑब्वियसली हैं, तभी हम ये कर रहे हैं, बट हम डिसएडवांटेजेस क्या मोस्टली समझ सकते हैं। देन वी डिड द स्टेप्स जिससे हम ये टारगेट ऑडियंस एनालिसिस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वाज अंडरस्टैंडिंग योर करंट ऑडियंस बेस्ड एंड देयर feedbacks and all those opinions. Then it was understanding your industry and market, जिस market और industry का आप part हो. Then it was understanding your social followers, because it's all about social media and using social media people at the end. Then you analyze your competitors, कि competitors के पास जो audience हैं उनके पास ऐसा क्या है, उनकी ऐसी strategies क्या हैं और उसे आप कैसे align कर सकते हो. Then you create your own customer personas, उनको humanize करो, उनको imagine करो, fictional characters बनाओ, उनकी requirements को उसमें fit करो और देखो आप वो कैसे manage कर सकते हो. देन ऑल्सो नो हु योर टारगेट ऑडियंस इजंट एंड उनके कमेंट्स और फीडबैक्स को आपको कितना सीरियस लेना है या नहीं लेना. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू हैव टू कंटिन्यूअसली रिवाइज, एंड उसके लिए गूगल एनालिटिक्स कैन ऑल्सो कम एट टू योर सर्विस. फिर हमने किया टारगेट पर्सन्स कैसे क्रिएट होते हैं. तो उसके लिए यू कैन यूज योर सोशल मीडिया, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन यूज डिफरेंट रेटिंग प्लेटफॉर्म्स. यू कैन अंडरस्टैंड योर सोशल मीडिया को इतना इंटेलिजेंट बना दो कि वो आपको डेटा ही ना दे, डेटा के अंदर से इनसाइट्स निकाल के दे. और अगर आप ये सब खुद नहीं कर सकते, इन हाउस नहीं कर सकते, तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन पे रिलाय करो. फिर देन हमने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये किया था हाउ दीज एग्जांपल्स कैन बी अ पार्ट ऑफ योर केस स्टडी क्वेश्चंस एंड हाउ दे कैन इंडिपेंडेंटली कम एज अ क्वेश्चन. देन हाउ टू मेजर योर सक्सेस में मैंने यही बताया था दैट वी हैव ऑलरेडी यूज्ड द वर्ड्स लाइक क्लिक थ्रू रेट्स, एंगेजमेंट रेशियोज, सेशन ड्यूरेशन, और उन सब से ही आप मेजर करोगे तो कन्वर्जन रेट कितना है, फीडबैक क्या है, ऑडियंस की ग्रोथ क्या हो रही है, सेल्स एंड रेवेन्यू क्या है, उन सब से ही आप इसे मेजर कर सकते हो. एंड ये जर्नी कॉन्टिन्यूअस जर्नी है, तो इसमें रिविजन, एम्पैथी, कंसिस्टेंसी, अडेप्टिंग, मॉनिटरिंग, ट्रायल एंड टेस्टिंग हमेशा चलती रहेगी. So this was the first topic of our analysis.
एनालिसिस। और जो सेकंड टॉपिक था दैट वाज अबाउट अवर मार्केटिंग मिक्स, थोड़ा सा टेक्निकल था, थोड़ा सा टेक्निकल इन द सेंस मतलब वर्ड्स इसमें बहुत सारे हैं जार्गन्स वाले, अदरवाइज इट्स अ इजी टॉपिक, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स के फैक्टर्स को समझना ताकि हम अपनी मार्केटिंग सेल्स और क्वांटिटी को बढ़ा सकें, और आरओआई की बेसिस पे हम हर फैक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। इम्पोर्टेंस इसकी हमने डिस्कस करी जो बहुत सरल है। फिर हमने करा इसका मॉडल कैसे वर्क करता है कि कुछ इंक्रीमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनको हम बढ़ा कम करके स्टडी करते हैं। बेस फैक्टर्स इस चाहे आंधी है तूफान है वो हमेशा सेम रहते हैं, और अदर ड्राइवर्स है जो समय के साथ बदलते जाते हैं। फिर हमने उसमें फैक्टर्स को समझने की कोशिश करी, जैसे सेल्स एक मेजर फैक्टर होगा, सो बेस सेल्स, इंक्रीमेंटल सेल्स। इसी तरीके से बेस वॉल्यूम, इंक्रीमेंटल वॉल्यूम, देन एडवर्टाइजमेंट एंड मीडिया, ट्रेड प्रमोशन, then your pricing, distribution, new launches is just like a product. एंड लास्ट हमने वो टेक्निक्स को समझा जिनसे हम ये मार्केटिंग मिक्स एनालिटिक्स कर सकते हैं, जिसमें मल्टीपल रिग्रेशन की एक फैक्टर के ऊपर मल्टीपल फैक्टर्स का इम्पैक्ट देखना, लीनियर नॉन लीनियर फैक्टर्स को स्टडी करना, कंट्रीब्यूशन चार्ट्स को स्टडी करना, डीप डाइव्स में एलएलएम्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना, एंड लास्ट जो सबसे टाइम एंड टेस्टेड टेक्निक है बजट ऑप्टिमाइजेशन करना। So with this we have completed these two topics of unit 2. कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। मैम ये पीपीटी इसकी आप शेयर करोगे? हाँ मैं ये शेयर करूंगी, एक्चुअली मैं शेयर कर देती हूँ, मैं अलार्म लगा देती हूँ, मैं कल ना जितना अभी तक दोनों यूनिट्स का हुआ है ना मैं शेयर यस कर मैम। देती हूँ। ठीक है, मेरे को यस मैम। याद, मैं बस भूल जाती हूँ बस कामों में लग के, बट हाँ ये शेयर करूंगी, आपको नोट्स मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल गेट द नोट्स। ठीक है मैम, मैं मैसेज कर दूंगा आपको जो नंबर है हाँ ना। मैसेज कर देना, हाँ मैसेज कर देना, ठीक है। नोट्स आपको मिलेंगे, उससे जी मैम। आप निश्चिंत रहो। और और मैम कोई डाउट इम्पोर्टेंट है? जैसे लास्ट टाइम बताया था आपने इम्पोर्टेंट हाँ इस वो मैं सब्जेक्ट। बताऊंगी, वो जरूर बताऊंगी, पर वो एंड में, आफ्टर एवरीथिंग विल बी डन ना, तो वो जब ये सब सब्जेक्ट को हम क्लोज करने लगेंगे ना, देन आई विल टेल यू द टॉपिक्स ऑफ प्रायोरिटी जो आपको करने चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम फॉर ग्रेट ओके सेशन। ओके। और किसी का कोई डाउट? Do you have any idea regarding result? रिजल्ट मैम प्रोसेस एंड में ऑफ होगा यार, क्योंकि यूजी का तो शायद आ भी गया है, यूजी का तो आ गया, तुम लोगों का भी प्रोसेस में ही होगा। क्या चल रहा है? मोस्ट प्रोबेबली शायद मैम एंड नेक्स्ट ऑफ मंथ अप्रैल तक। बता रहे हैं। हाँ वही मैं कह रही हूँ, नेक्स्ट मंथ तक शायद आ ही जाएगा, मतलब मई की बिगनिंग तक तुम्हें मिल जाना मैम चाहिए। 30 अप्रैल से पहले पहले आ जाएगा, बात करी थी उन्होंने बताया था तो 30 बस अप्रैल फिर से पहले पहले। बस सही है, फिर तो आ जाएगा तुम्हारा, Thank you, मतलब ma'am. 12th के बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट और तुम्हारा रिजल्ट सेम टाइम पे आएगा मोस्टली, क्योंकि ऐसा ही ये रूमर्स आ रहे हैं कि 12th का भी शायद रिजल्ट उसी के आसपास है। सो उनका आ जाएगा, तुम्हारा भी आ जाएगा। ओके, और कोई क्वेश्चन? Okay, ma'am. No, ma'am. Thank you. ओके चलो फिर नेक्स्ट Thank टाइम you, ma'am. मिलते हैं। ओके नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एंड कंटिन्यू करेंगे सेशन को आगे, ठीक है। सो हैव अ हेल्दी वीक, हैप्पी डिनर टू यू आल्सो, एंड नाउ वी मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक ओके यू टेक मैम। केयर। ओके बाय टेक केयर मैम, टेक गाइस, केयर। बाय बाय।